हेलो एवरीवन, वेलकम टू एहतसाम लॉ। माय नेम इज़ अल्ताफ़ रज़ा और मैं आप सभी के बीच आ गया हूँ। मैं जामिया बीएलबी एमयू बीएलबी का जो पीवाईक्यूज़ है जीएस का, सो हम डेली बेसिस पे जीएस का पीवाईक्यूज़ हम जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले 2016 से लेके 2025 तक अच्छे तरीके से पूरे जीएस को हर एक क्वेश्चन को डील करेंगे थ्रू द पीवाईक्यूज़ और हम डेली बेसिस पे करेंगे। जैसा कि आपने पीछे देख रहे हो जो थंबनेल लगा हुआ है जामिया बीएलबी हिस्ट्री, तो आप इस थंबनेल को जैसा कि देख के आए हो तो क्या इसमें खास है, क्यों आप लोग यहाँ पर आप लोग रुके, क्यों आप लोग रुकोगे? ठीक है, आप लोग को यहाँ पर क्या ऐसा मिलने वाला है जिससे आप लोग के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये स्टार्ट करने से पहले, बेसिकली आज का जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करने से पहले आप लोग को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आज का ये लेक्चर क्यों देखना ज़रूरी है, और अगर नहीं देखते हो तो क्या आप मिस कर रहे हो, क्या आप क्या लॉस करके जाओगे। तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि आज के लेक्चर में होने वाला क्या है, क्या होने वाला, क्या ऐसी चीज़ है मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा जो इतना इंपॉर्टेंट होगा। बिलीव मी, सिर्फ आज का जो लेक्चर होने वाला है इसमें मैं करीब 50 अराउंड में क्वेश्चंस करवाऊंगा और मैं इतना कुछ बता दूंगा, इस तरीके से मैं डीप एनालिसिस करवाऊंगा कि आपको जब आप पूरी लेक्चर आज का जो है ये सेशन पूरा जब देख लोगे तो आपको इतना आइडिया हो जाएगा, आप अपने आप में इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस फील करोगे, इतना कॉन्फिडेंस फील करोगे कि आपको लगेगा कि हाँ, अगर जिसको जीएस कुछ भी नहीं आता होगा आज ये लेक्चर देखने के बाद उसको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ, जामिया इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, जामिया यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, जामिया इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। जीएस का कुछ कोई भी सेक्शन हो, वेदर इट इज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और एनी पार्ट ऑफ द मिसलेनियस एनी टॉपिक, ठीक है। सो आपको अच्छे तरीके से एक आइडिया हो जाएगा कि हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। मैं एक बता दूं, आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, आप लोग ऑलरेडी सबको पता होगा कि जामिया में जो हमारा जीएस है ये हमारा 40 मार्क्स का है, ठीक है। यू ऑलरेडी नो दैट। सो जामिया में देयर इज 40 मार्क्स ऑफ जीएस विच इज़ वेरी कहते हैं बिग पार्ट ऑफ होल सिलेबस, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा वेटेज है जीएस का। तो अब जीएस में ऐसा है कि आपको समझ में नहीं आता कि क्या पढ़े, क्योंकि आप देखते होगे अगर सिलेबस जीएस का जामिया का तो अच्छे से डिफाइन नहीं है, सिर्फ लिख दिया गया है कि जीएस, अच्छे से डिफाइन नहीं है, आपको पता नहीं चलता कि क्या टॉपिक पढ़े, क्योंकि एज यू ऑलरेडी नो दैट जीएस इज अ वेरी वास्ट सिलेबस, ठीक है। आपको समझना पड़ता है कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्योंकि जीएस हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अलग अलग तरीके से पढ़ा जाता है। आप यूपीएससी के लिए जब पढ़ोगे तो वहां पर अलग तरीके से पढ़ना होगा, आप अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ोगे तो वहां अलग टॉपिक्स पढ़ना होगा। बट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जामिया एंड एमयू लॉ एंड एनी अदर कॉम्पिटिटिव जो कि रिलेवेंट हो हमारे लॉ से, तो वहां पर आपको किस टाइप के टॉपिक्स पढ़ने होंगे और किस तरीके से पढ़ना है। और मैं एक चीज ये भी बता दूं, आज का ये लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिलीव में अगर आप लास्ट तक देखते हो तो मैं लास्ट में ये भी बताऊंगा अच्छे से, आप तो ये कॉन्फिडेंट फील करोगे ही कि हाँ सर ने अच्छे से बता दिया क्या हमें पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। और लास्ट में मैं पूरा एक सिस्टमैटिक वे बताऊंगा, टॉपिक बताऊंगा कौन सा टॉपिक्स जीएस का इंपॉर्टेंट है, कहाँ से रिलेवेंट टॉपिक्स आते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि आज का हिस्ट्री सेशन होने वाला है तो मैं हिस्ट्री से पूरा अच्छे से बताऊंगा कि पूरा हिस्ट्री को कैसे कवर कर सकते हो इन अ वेरी लिमिटेड टाइम में, वेरी कंसाइज तरीके से आप कैसे कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। और लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे याद किया जाता है, किस तरीके से आपको हिस्ट्री पढ़ना होता है, ठीक है। तो चलिए अब आइए शुरू करते हैं, वन बाय वन हम क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। सो नाउ अब थोड़ा सा जो ये एनालिसिस है मैं आपके सामने ये रखा हूं, तो आप देखोगे कि सिर्फ हिस्ट्री से, केवल हिस्ट्री से आप देख सकते हो 2025 में देयर आर 8 क्वेश्चंस। आप समझ सकते हो कि ये 8 क्वेश्चन, आप समझोगे कि सर हिस्ट्री तो बहुत ज्यादा है सर, एंशिएंट हिस्ट्री भी है सर, मॉडर्न हिस्ट्री भी है सर, मेडिवल भी, सर क्या पढ़े, देयर आर लॉट्स ऑफ टॉपिक इन द मॉडर्न एंड मेडिवल एंड सो ऑल दैट लाइक एंशिएंट हिस्ट्री में देयर आर लॉट्स ऑफ टॉपिक लाइक जैनिज्म, Indus Valley civilization, Mauryan, Gupta, Kusans, there are lots of topic। तो सर क्या पढ़े नहीं समझ में आ रहा है। सो अब इस 8 नंबर को पाने के लिए आप देख रहे हो कंसिस्टेंटली, आप देख रहे हो यहाँ पर 2000 लास्ट ईयर 8 मार्क्स एंड उसके लास्ट में दैट मींस 2024 में देयर आर 7 क्वेश्चंस कम फ्रॉम हिस्ट्री, 2023 में 6 क्वेश्चन। अगर मैं एवरेज एक मान लूं, अगर मैं ऑन एन एवरेज मैं समझ लूं तो यहाँ पे मेरा 6 to 7 के अराउंड क्वेश्चंस हर साल आ रहे हैं हिस्ट्री में। और कितना भी अगर मिनिमाइज भी कर लेके चलूं, मेरे मिनिमम से मिनिमम भी लेके चलूं तो देयर आर 5 क्वेश्चंस मस्ट बी कम फ्रॉम द पार्ट ऑफ हिस्ट्री।
सो अब मैं इस नंबर को कैसे आप कम पढ़ के, बहुत ही लिमिटेड वे में, लिमिटेड टाइम में, कंसाइज तरीके से पढ़ के आप यहां पर हिस्ट्री पार्ट में मैक्सिमम नंबर अचीव कर सकते हो, मैक्सिमम नंबर आप ला सकते हो इजिली, एंड इट इज पॉसिबल। ठीक है, मैं अच्छे से बताऊंगा, बस मेरे साथ बने रहो इस लेक्चर में। अगर आप इस लेक्चर में अच्छे से मेरे साथ देख लेते हो, बिलीव मी, आप आने वाले हर लेक्चर आप डेली खुद करोगे, उसके लिए मुझे बोलना नहीं होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। सो नाउ दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। और आप लोग जल्दी से कमेंट करोगे, अगर किसी को भी पता है कि इसका आंसर क्या है, जल्दी से आप लोग कमेंट करो। कमेंट करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, आप लोग कमेंट करोगे तो मुझे पता चले कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, और अच्छा लगता है कि हाँ बच्चे आंसर जान रहे हैं। सो नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, द विजयनगर एम्पायर वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच सेंटर। अब आप लोग सोचते हो सर विजयनगर एम्पायर, अब कौन कौन सा सर और डायनेस्टी, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं सबसे पहले बता दूं, विजयनगर एम्पायर जो है हमें हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है, ये हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है। सबसे पहले मैं डील करता हूं इस क्वेश्चन को। सो विजयनगर एम्पायर, आप देख रहे हो ऑप्शन ए बी सी डी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इन 14th सेंचुरी। अब सर ये बताइए हमें इससे क्या पढ़ना है। अब कुछ बच्चे होंगे कि विजयनगर एम्पायर देख लिए, अच्छा विजयनगर एम्पायर आया पूरा, अब वो क्या करेंगे, पूरा एंशिएंट बुक लेके, एंशिएंट हिस्ट्री लेके वो पूरा बैठ जाएंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यू शुड नो कि विजयनगर एम्पायर पूछा है तो यहां से और क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, आई विल टेल यू। अब देखो यहां से एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो भी मैं बता रहा हूं आप लोग नोट करते चलोगे साथ में। ठीक है, और अगर सेशन अच्छा लगेगा तो आप लोग कमेंट और लाइक करते चलोगे। नाउ मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर ले रहा हूं। चलो देखो, सो विजयनगर में आपको मैं बता दूं देयर आर 4 डिफरेंट डायनेस्टी। अब मैं 4 डिफरेंट डायनेस्टी का मैं नाम लिख रहा हूं, आपको याद रखना है। सबसे पहला संगामा डायनेस्टी, ठीक है। नाउ दूसरा सलुवा डायनेस्टी, नाउ थर्ड तुलवा डायनेस्टी, एंड लास्ट अराविडू डायनेस्टी। ठीक है, ये जो है सारा डायनेस्टी के नाम है। अब यहां पे ये इस डायनेस्टी का जो फाउंडर, ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर द फाउंडर ऑफ संगामा, सलुवा, तुलुवा, अराविडू। ठीक है, ईच जितने भी है देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायनेस्टी, और आपको हर एक डायनेस्टी का फाउंडर का नेम याद होना चाहिए। ठीक है, सो विजयनगर एम्पायर, अगर ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, विजयनगर एम्पायर वाज, यहां पर तो क्या पूछा, एस्टैब्लिश इन विच सेंचुरी, दैट मींस बेसिकली ये ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, लेकिन अगर ये पूछ लिया जाता कि बता विजयनगर एम्पायर का किसने फाउंड किया, तो हरिहर बुक्का ने। अब ये सर हरिहर बुक्का क्या है, सर हरिहर फर्स्ट और बुक्का फर्स्ट, ये दोनों क्या थे, ब्रदर थे। ठीक है, तो इसीलिए दैट्स वाई दोनों का जो नेम है एक साथ लिया जाता है, हरिहर बुक्का। ठीक है, जैसे कि फाउंडर एंड को फाउंडर होते हैं, तो सिमिलर वे में हम बोल सकते हैं। तो मैं अब बता रहा हूं, तो जिस तरीके से हमारा पहला डायनेस्टी है इस विजयनगर एम्पायर का, तो वो है संगामा। तो संगामा का फाउंडर कौन हो गया, मैं दूसरे कलर से चेंज करके लिख रहा हूं, आप लोग को इजी होगा। हरिहर फर्स्ट एंड बुक्का फर्स्ट। ठीक है, ये दोनों फाउंडर थे, ये हो गया संगामा। नाउ सलुवा कौन सा, नरसिम्हा देव राय। नाउ तुलवा का आपको नराशा राय, एंड लास्ट अराविडू का किसी को पता है, जल्दी से बताओ, जल्दी से कोई कमेंट में लिखो। ये जो डायनेस्टी है अराविडू, हु वाज द फाउंडर ऑफ अराविडू, जल्दी से कमेंट में लिखो, फास्ट, जल्दी से, किसी को पता है जल्दी से लिखो, कमेंट में जल्दी से लिखो, जरा देखो किसको आता है। तो तिरुमल देव राय, जिसको भी अगर ये पता होगा बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर मैं देखा जाए तो ये काफी अच्छा डीप क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, और अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन बनाना होगा एग्जामिनर को, तो वो ज्यादा से ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहां से वो क्वेश्चन देंगे, इससे बाहर आपको नहीं जाना है विजयनगर एम्पायर में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सेकंड क्वेश्चन, द भक्ति सूफी सेंक्रिज्म इज बेस्ट एग्जेम्प्लीफाइड बाय। अब इसमें आप देखोगे ये क्वेश्चन जो है बेसिकली भक्ति सूफीज्म से पूछा गया है, तो यहां पर आप इसको बहुत डेप्थ में जाने की नीड नहीं है, बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की नीड नहीं है। अगर वो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर वो पूछना चाहता होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब एग्जामिनर अगर वो पूछना चाहता होगा इसी से रिलेटेड, तो वो इसमें डीप क्वेश्चन कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एक दो और, जो कि मैं आगे बता दूंगा आपको। सो इसका राइट आंसर है हमारा ये ऑप्शन सी। ठीक है, कबीर क्रिटिक्स ऑफ बोथ हिंदू एंड इस्लामिक ऑर्थोडॉक्सी, बस इतना याद रखना है आपको। नाउ नेक्स्ट, जहां पे भी रिलेवेंट क्वेश्चंस बनने के चांसेस होंगे, जहां भी एग्जामिनर, मुझे लगेगा कि एग्जामिनर यहां से रिलेवेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो मैं अच्छे से आपको बताऊंगा, और वो उस क्वेश्चन को हम अच्छे से डील करके उसको समझेंगे, और अगर वहां पर हल्का भी बेसिक कॉन्सेप्ट होगा वो भी मैं बताता चलूंगा। ठीक है, चलो नाउ द फेमस दिलवारा टेम्पल, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, प्लीज आप लोग जल्दी से कमेंट करो, मैं देखना चाहता हूं कि किसको आता है, फास्ट
कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए। दिलवारा बहुत ही फेमस क्वेश्चन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। दिस क्वेश्चन हैज कम इन वेरी वेरी डिफरेंट एग्जामिनेशन, ठीक है। ऑलरेडी ये आया हुआ है बहुत सारे अलग अलग एग्जाम में, इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड हाई चांसेस है कि ये नेक्स्ट ईयर भी या तो एमयू में या फिर जामिया में आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। द फेमस दिलवारा टेम्पल आर सिचुएटेड इन, तो आपको सबको भी पता होगा, राजस्थान। राजस्थान कहां पर? माउंट आबू में। चलो वेरी गुड। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वाज फाउट। अब देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना ज्यादा है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको जिसको भी पता होगा प्लीज कमेंट करो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आप लोगों को पता चलना चाहिए, हम मुझे भी पता चलना चाहिए कितना आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। और इससे मुझे मोटिवेशन भी आता है कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं तो उन लोगों के लिए मैं और मेहनत करके और अच्छे से पीवाईक्यूज एनालिसिस लेके आऊं, ठीक है। इसमें बहुत ही ज्यादा मेहनत लगता है। अब देखो द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वाज फाउट इन, सभी को पता होगा सर 1576, सर 1576, बिल्कुल सर 1576 में ही ये बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो हुआ था वो 1576 में हुआ था। लेकिन अब एग्जामिनर यहां से और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है सर बताइए, तो आओ देखते हैं। सो बैटल ऑफ हल्दी घाटी फाउट 1576 बिटवीन अकबर एंड महाराणा प्रताप। अब देखो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था, लेकिन अकबर के साइड से कौन लड़ा था? जल्दी से बताओ, किसी को पता है? अकबर के साइड से, क्योंकि अकबर वो खुद नहीं लड़ा था, इसको जो है ये 1576 में जो है वो अकबर के साइड से कोई और लीड किया था। जल्दी से बताओ, फास्ट कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ जल्दी, किसी को पता है जल्दी बताओ। तो मान सिंह था, मान सिंह, ठीक है, मान सिंह। इसके साइड से कौन था? अकबर के साइड से मान सिंह। चलो अब इतना इनफ है यहां से। अगर आपको, अगर ये देखो, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट वेरी वेरी, ये जो डेट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट है 1526। बहुत ही ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट कब हुआ था? बैटल ऑफ पानीपत तो वो हमारा हुआ था 1526 में हुआ था। 1526 में हुआ था बैटल ऑफ पानीपत। मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट। किसके बीच में हुआ था जी बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो। तो इब्राहिम लोधी वर्सेस बाबर, इब्राहिम लोधी वर्सेस बाबर। और इसमें कौन जीता था? तो बाबर वो जीत चुका था, बाबर ने इब्राहिम लोधी को मार दिया था, ठीक है। चलो, और बाबर जो था, बाबर वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, बाबर ऑल्सो वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर। देखो मैं इतना कुछ लिख नहीं सकता हूँ, वरना काफी लंबा सेशन हो जाएगा, तो मैं कुछ जो बता रहा हूँ आप लोग दोबारा इस सेशन को खत्म होने के बाद इसको रिपीट करके आप लोग सुन लेना। बहुत जो भी चीजें मैं लिख रहा हूँ, जो भी चीजें मैं बोल रहा हूँ, मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ वो 100% आप देख लेना। एग्जाम होने के बाद 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, वेदर इट इज जामिया या फिर एमयू में देखने को 100% मिलेगा ही मिलेगा। ये तो मैं गारंटी मैं बता सकता हूँ। नाउ अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है। महात्मा गांधी हैड लॉन्च्ड हिज फर्स्ट सत्याग्रह। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा। आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखो, कमेंट बॉक्स में बताओ, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इतना फेमस क्वेश्चन जो एमयू में पूछा जा चुका है कितनी बार जामिया में आ चुका है एंड एनी अदर एंट्रेंसेस में बहुत बार ये देखा जा चुका है। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, सभी को पता होना चाहिए कि गांधी जी साउथ अफ्रीका से आते हैं 1915 में, और 1915 में आने के बाद 1916 में साबरमती आश्रम बनाते हैं, और साबरमती आश्रम बनाने के बाद फिर वो 1917 में बिहार में जाके एक मूवमेंट चलाते हैं चंपारण में, उसी को बोलते हैं चंपारण मूवमेंट। तो ये मूवमेंट कब होता है? 1917। देखो एक क्वेश्चन और बन गया, तो कब हुआ? 1920 में। किस चीज के लिए? इंडिगो के लिए, इंडिगो की खेती के लिए, है ना। देखो 3-4 क्वेश्चन बन गया यहीं से, ठीक है। चलो, और ये खेड़ा मूवमेंट भी हुआ था बाय गांधी जी, तो इसको भी लिख लो 1918 में, ठीक है। चलो वेरी गुड। नाउ अब द चिपको मूवमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बता रहा हूं इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, ये बहुत ही हाई चांसेस है रिपीट होने के लिए, और आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के जल्दी से बताओ, ठीक है। और ये सेशन मजा आ रहा है, इस तरीके से एनालाइज कर रहे हैं, अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक भी करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और भी मैं अच्छे तरीके से और भी करके लाऊंगा, ठीक है। द चिपके मूवमेंट ओरिजिनेटेड एज प्रोटेस्ट अगेंस्ट। तो जो बताओ, एक देखो चिपको मूवमेंट नाम से पता चलता है, चिपको मूवमेंट। तो चिपको मूवमेंट बेसिकली किस चीज के लिए था सभी को पता होगा, तो वो ऑप्शन नंबर बी, डिफॉरेस्टेशन इन द हिमालयस, ठीक है। पेड़ को काटने की बात हो रही थी, ये काटा जा रहा था, तो वहां पर लोगों ने पेड़ों से चिपक के पेड़ को बचाने की कोशिश करी थी, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा चिपको मूवमेंट, ये हमारा हुआ था 1917 में, और ये किसके द्वारा लीड किया गया था? तो ये सुंदरलाल बाहुगाना। देख रहे हो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं,
देखो एक ही जगह पे मैं 3-4 बता सकता हूँ ना, बता दे रहा हूँ, जिससे आप लोग के कितना इजी हो जा रहा है, कितना ज्यादा इजी हो जा रहा है, आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिलेवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, सो बी केयरफुल एंड डोंट फॉरगेट टू राइट इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, लिखोगे आप लोग, जिससे मुझे अच्छा लगता है कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7, वंदे मातरम इज कंपोज। ये तो आई डैम श्योर कि सभी को पता होगा, सभी को ये क्वेश्चन का आंसर पता होगा कि सर बहुत इजी क्वेश्चन है, वंदे मातरम जो कंपोज किए थे वो बंकिम चंद्र चटर्जी, दैट मींस आंसर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बट अब क्वेश्चन यहां से घुमाया जा सकता है एग्जामिनर कि बताओ बंकिम चंद्र चटर्जी जो है वो वंदे मातरम तो लिखा था, वंदे मातरम तो बिल्कुल लिखा था, लेकिन ये बताओ कि वंदे मातरम जो है वो किस कैसे बुक से लिया गया था। तो इन्हीं का बुक था क्या, आनंद मठ। बुक का नाम क्या था, आनंद मठ। ठीक है, और घुमाया जा सकता है कि बताओ किस स्टैंजा से लिया गया था, किस स्टैंजा से लिया गया था। तो टेकन फर्स्ट 2 स्टैंजा, है ना, पहले 2 स्टैंजा से ये लिया गया था। ठीक है, देख रहे हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेवेंट क्वेश्चन, तो अच्छे से हम लोग समझते हुए चलेंगे। ठीक है, और रविंद्रनाथ टैगोर को तो जानते ही हो, समझ रहे हो, हमारे नेशनल एंथम इन्हीं ने लिखा था। ठीक है, और ओरिजिनल जो लैंग्वेज क्या था, ओरिजिनल लैंग्वेज यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, नेशनल एंथम, ठीक है, नेशनल एंथम रिटन, नेशनल एंथम। ठीक है एंड ओरिजिनल लैंग्वेज क्या था नेशनल एंथम की, तो वो बंगाली थी, ये भी लिख लो, बंगाली ओरिजिनल लैंग्वेज। ठीक है, ओरिजिनल लैंग्वेज क्या थी, बंगाली, देखो। ठीक है, ये लिख लो बंगाली। देख रहे हो यहाँ से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, आप लोग को समझना चाहिए हर एक क्वेश्चन से किस तरीके से हम 2-4 क्वेश्चन निकालें जिससे हमारे एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा हो जाए। नाउ द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाज इंट्रोड्यूस्ड, हम बचपन से हिस्ट्री में पढ़ते आ रहे हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो सिंपल वही पूछा है, बच्चों वाली क्वेश्चन, सभी को, हर कोई प्लीज कमेंट में आंसर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, आंसर बताओ इसका, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये जिसको पता नहीं होगा दैट मीन्स वो बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर रहा है, वो बिल्कुल भी सीरियस स्टूडेंट नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो ये कौन है राइट आंसर, लॉर्ड डलहौजी। अब इसका टेन्योर याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1848 से लेके 1856 तक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेन्योर याद रखने का रीजन ये है कि कभी कभी क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग करके इस तरीके से पूछा जा सकता है आप लोगों को, जिससे आप टेन्योर अगर याद है तो आपको उस क्वेश्चन को टैकल करने में, उस क्वेश्चन को एलिमिनेशन प्रोसेस लगाने में हेल्प मिलेगा। ठीक है, अब नाउ लॉर्ड कर्जन से सर क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना जा सकता है लॉर्ड कर्जन से, तो आपको मैं बता दूं, लॉर्ड कर्जन 1905 में जब बंगाल डिवीजन होता है, जब बंगाल का पार्टीशन होता है 1905 में, तो उस समय वाइसराय कौन था, लॉर्ड कर्जन था। तो लॉर्ड कर्जन वाइसराय थे कब, 1905 में। ठीक है सर, ये बताइए लॉर्ड माउंटबेटन कौन था, तो ये लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल। ठीक है, चलो बस दैट्स इनफ यहां के लिए, इस क्वेश्चन के लिए इतना ही है। नाउ अब देखो इससे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब मैं इस क्वेश्चन के बारे में स्पेसिफिकली मैं बताना चाह रहा हूं, अच्छे से सुन लो, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अभी जाओ और पीवाईक्यू उठा के देख सकते हो, एमयू में, जामिया में और एनी अदर लॉ एंट्रेंस में भी ये पूछा गया है कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बता दो ऑफ आईएनसी। तो इसका आंसर बताने से पहले, इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, आप लोग दोगे खुद। ठीक है, कैसे, अब मैं बताता हूं, आ जाओ मेरे साथ जल्दी से, एकदम अच्छे से कोऑपरेट करोगे। ठीक है, जब मैं पढ़ाता हूं आईएनसी, जब मैं बैचेस में आईएनसी पढ़ाता हूं, ठीक है, तो मैं सबसे पहले शुरू करता हूं 1885 से शुरू करता हूं। और मैं बताता हूं कि 1885 में आईएनसी का एस्टेब्लिशमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद बताता हूं 1886 के बारे में, फिर बताता हूं 1887 के बारे में, फिर बताता हूं 1888 के बारे में। क्यों, क्योंकि ये 4 डेट हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 4 डेट हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिलीव मी, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्यों, अब देखो 1885 में जब आईएनसी एस्टेब्लिशमेंट होता है, तो 1885 में ही बनाया जाता है चेयरमैन। किसको बनाया जाता है चेयरमैन, तो डब्ल्यू सी बनर्जी को चेयरमैन यहां पर बनाया जाता है, पहला चेयरमैन। अगर ये पूछ लिया गया, इफ द एग्जामिनर इन द एग्जामिनेशन द क्वेश्चन विल आस्क हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ आईएनसी, आंसर विल बी द डब्ल्यू सी बनर्जी। ठीक है, और ये कहां बनते हैं, मुंबई में,
मुंबई से बनाया था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 1886 में कौन बनता है? दादा भाई नौरोजी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, आप लोग याद रखो, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। और थर्ड में 1887 में यहां पर बनाया जाता है बदरुद्दीन तैयब जी को, बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। बदरुद्दीन तैयब जी ये कहां से बनते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहां से है ना, वेन्यू कहां था? तो बदरुद्दीन तैयब जी बनते हैं मद्रास से, और दादा भाई नौरोजी कलकत्ता से, ठीक है, कलकत्ता से। और 1885 में ये पहले ब्रिटिशर थे, ये फर्स्ट ब्रिटिशर ऐसे थे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ हु वाज द फर्स्ट ब्रिटिशर दैट हैज बिकम द, कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट या चेयरमैन दोनों वर्ड का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बताओ कि पहला कौन ब्रिटिशर ऐसा था जो चेयरमैन बनाया गया था आईएनसी का, तो नाम क्या था इसका? जॉर्ज देखो, जॉर्ज यूल, ठीक है, जॉर्ज यूल। ये कहां से बनाया जाता है? इलाहाबाद से, ठीक है, इलाहाबाद से। तो अब देख सकते हो, अब इसका आंसर मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आई डोंट थिंक सो कि मुझे इसका आंसर बताने की नीड है। तो आप ये देख सकते हो कि एक क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चन डिराइव हो रहे हैं, एक क्वेश्चन से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सिर्फ क्वेश्चन डिराइव नहीं हो रहे हैं, ये वो क्वेश्चन डिराइव हो रहे हैं जो क्वेश्चन आंसर ये एग्जाम में पूछे गए हैं और इन द फ्यूचर पूछे जाएंगे। और इस जो ये साल जो है, जो 2026 जो बैठने वाले जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग देखोगे बहुत ही प्रोबेबिलिटी है ये सारे क्वेश्चन पूछे जाने का, ठीक है। हम तो आराम से चलेंगे। अब देखो मौलाना अबुल कलाम आजाद, तो ये बेसिकली आप लोग याद रखोगे कि ये हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर भी थे, ठीक है, फर्स्ट हमारे एजुकेशन मिनिस्टर रहे थे, ठीक है, ये याद रखोगे, ठीक। अब देखो मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कुछ बताना था, ऑलरेडी शायद मैंने बताया हुआ है, देख लो यहाँ पर 1906 में, ठीक है, ये रियल फाउंडर थे, इसका रियल फाउंडर थे, 1906 में फाउंड किए थे, क्या कौन सा पार्टी का? मोहम्मद अली जिन्ना कौन से पार्टी का फाउंडर बेसिकली फाउंड किए थे? जैसे रियल फाउंडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ठीक है। अब देखो इतना मजा आने वाला। अब आगे क्वेश्चन, अब बात समझो, ठीक है, पहले आगे क्वेश्चन कर देते हैं। अब जिसको भी ये इसका आंसर पता है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखो। अब देखो बात समझो, ये हर जो क्वेश्चन करवा रहा हूं ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जो कि आपके डायरेक्ट एग्जाम में आने की हाई प्रोबेबिलिटी है। आप जितना भी बुक पढ़ लो, जितने भी ये कर लो, लेकिन उतना चांसेस नहीं है। लेकिन जो मैं यहां बता रहा हूं, जो मैं यहां पढ़ा रहा हूं, जो मैं एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं, 100% चांसेस है कि डायरेक्ट आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। आप लोग बस आखिरी तक बने रहो, मैं आपको जीएस में इतना कॉन्फिडेंस दिला दूंगा, इस लेक्चर में आप लोग को इतना सिखा दूंगा कि आप लोग देखोगे और आप लोग को कॉन्फिडेंस फील होगा कि हाँ मैं जीएस में अब अच्छे नंबर ला सकता हूं या ला सकती हूं। और लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा किस तरीके से जीएस को कवर करना है, किस तरीके से हिस्ट्री को पढ़ना है। तो अब देखो अच्छे से बने रहो और मुझे ये इसका आंसर जो है प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है। हु वाज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया एंड प्लेड अ की रोल इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस? सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया, ये ग्रैंड ओल्ड मैन किसको बोलते हैं? तो ये हमारे बोलते हैं दादा भाई नौरोजी को, बोलते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसको एक चीज से बुक थ्योरी भी दिया था, किसका सबको पता होगा, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, बताओ ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसने दिया? तो दादा भाई नौरोजी ने। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? दादा भाई नौरोजी को। तो आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से क्रिएट होता है, क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, ठीक है। चलो नाउ नेक्स्ट सॉरी, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, नेम द मूवमेंट। अब यहाँ क्वेश्चन देखो किससे आया है, क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया मूवमेंट से, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है, आपका कलर चेंज कर लेता हूँ। 1970 में बाय द मूवमेंट, देखो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रिलेट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमने पीछे करा भी है, अगर कोई स्टूडेंट अच्छे से पढ़ रहा होगा, किसी ने भी ये मेरा लेक्चर साथ ही साथ मेरे साथ अच्छे से कोऑपरेट करके, कोऑपरेशन के साथ ध्यान से अच्छे से वो देख रहा होगा, सुन रहा होगा, तो इसका आंसर वो जानता होगा। कैसे कि हमने पिछले अभी कुछ स्लाइड पहले देखा था हमने चिपको मूवमेंट। तो चिपको मूवमेंट मैंने बताया था 1970 में हुआ था चिपको मूवमेंट। तो 1970 में जब ये हुआ था तो इसका आंसर ये होगा। और किसके द्वारा लीड किया गया था? मैंने बताया था सुंदरलाल बहुगुणा। मैं फिर से लिख देता हूं, बाय सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। चलो नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो होम रूल मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय, ये
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको समझना पड़ेगा। अभी मैं देखो आपको ये बताता चलूंगा कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो कौन से हिस्ट्री का है, वो इंडियन हिस्ट्री का है, वर्ल्ड हिस्ट्री का है, या फिर इंडियन हिस्ट्री का जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री का है, एंशिएंट का है, मेडिवल का है। तो होम रूल मूवमेंट आपको देखोगे ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और होम रूल मूवमेंट दो लोगों ने चलाया था। हमारा पहला था बाल गंगाधर तिलक, जिसने पुणे से इसने लीड किया था, और एक थे एनी बेसेंट जो कि मद्रास से लीड की थी। तो आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा, जो भी ऑप्शन दोनों में से जो भी एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक ऑप्शन मिला है, दैट मींस राइट आंसर बाल गंगाधर तिलक। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखो, और जो क्वेश्चन आए हुए हैं तो वो चीज मैं बता दे रहा हूँ। इसने बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ से लीड करा था, तो वो पुणे से लीड करा था। मैं लिख दे रहा हूँ पुणे से, ठीक है, पुणे। अब देखो इसने दो पेपर लिखा था, दो मैगजीन या न्यूज़पेपर जो बोलो, ठीक है, अवेयरनेस के लिए। अब आगे देखो, तो क्या नाम था, केशरी, केशरी, ठीक है, केशरी नाम था एक, और एक मराठा, एक मराठा, ठीक है। ये दो जो ये जो दो मैगजीन है, इसने बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने ड्यूरिंग द होम रूल मूवमेंट, ठीक है। सिंपल समझ लो कि होम रूल मूवमेंट जो है किसने लीड करा था, तो बाल गंगाधर तिलक ने। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ से लीड करा, आपको समझना पड़ेगा। तो इसको पुणे से लीड करा था बाल गंगाधर तिलक ने। और एनी बेसेंट ने कहाँ से लीड करी थी, तो वो मद्रास से लीड करी थी। और एनी बेसेंट के बारे में यहाँ यहीं पर मैं लिख दे रहा हूँ, एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट लीड करी थी कहाँ से, मद्रास से। और इसने भी दो पेपर लिखा, ठीक है, दो मैगजीन लिखा, क्या, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप पीवाईक्यूज उठा के देख लो। ये क्वेश्चन आया हुआ है मराठा वाला कि किसने लिखा है मराठा, बताओ, ठीक है, किसने लिखा है न्यू इंडिया, तो आपको बताना पड़ेगा। मराठा लिखा है बाल गंगाधर तिलक, और न्यू इंडिया एनी बेसेंट, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं। अब देखो, विच मुगल इंपरर वाज द फादर ऑफ जहानारा बेगम। तो ये कुछ नहीं है, अगर ये पूछ लिया गया है जहानारा बेगम, ये बेसिकली ये आपको पता होगा मेडिवल हिस्ट्री का है, मुगल एम्पायर का। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम हर एक का जो है पूरा एंसेस्टर का नाम समझ रहे हो याद करते चले, ऐसा नहीं है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस एक्सेप्शन होते हैं, हमें उसे लिमिटेड रखना पड़ता है। तो पूछा है कि बताओ फादर ऑफ जहानारा बेगम का जो फादर है वो कौन है, तो ये हमारा शाहजहां, ठीक है। ये जहानारा बेगम जो थी वो बेसिकली शाहजहां और कह सकते हैं मुमताज महल की ये डॉटर थी, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, मुमताज महल के नाम से मुझे याद आया, अगर मैं बात करूं मुमताज जो कि क्वेश्चन आया हुआ है, मुमताज महल का बताओ रियल नेम क्या है, बताओ मुमताज, अगर ये क्वेश्चन आ गया बताओ व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ मुमताज महल, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है जामिया में, आप लोग जाके देख सकते हो, ठीक है। सबको पता होना चाहिए क्या नाम है रियल नेम, अर्जुमंड बानो बेगम, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब जो देख सकते हो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ रहे हो, तो आपको यही याद रखना है, ठीक है। चलो नाउ नेक्स्ट, हु ड्राफ्टेड द डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस। तो अमेरिकन इंडिपेंडेंस जो है बेसिकली ये डिक्लेरेशन किसने ड्राफ्ट करा था, तो आपको बस डायरेक्ट याद रखना है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ आपको अंदर ज्यादा डीप नहीं आना है। थॉमस जेफरसन, ठीक है, राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिविल राइट लीड्स गिव द फेमस आई हैव अ ड्रीम स्पीच। आप लोग कमेंट में नहीं लिख रहे हो, जल्दी से लिखो, कमेंट बॉक्स में लिखना जरूरी है, आप लोग समझो, इससे पता चलता है कि आप लोगों में कितना ज्यादा एक्साइटमेंट है पढ़ने का, ठीक है, समझने का। और ये भी जान लो कि जो कमेंट लिखेगा, जो कमेंट में राइट आंसर लिखेगा, मेरा टेलीग्राम पे एहतसाम का जो है, टेलीग्राम पे जाओगे, वहां मेरी आईडी है, आप मेरे से डायरेक्ट मुझे वहां पर मैसेज करो, और जो सही आंसर करेगा उसको मैं पर्सनली फ्री ऑफ कॉस्ट में गाइड करूंगा जामिया के लिए, एमयू के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं बता दूं कि एमयू में मेरी ऑल इंडिया रैंक 20 थी और जामिया में ऑल इंडिया रैंक मेरी 10 थी, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि मैंने जामिया भी और एमयू में मैंने दोनों क्वालिफाइड कर रखा है, तो आई हैव एक्सपीरियंस, ठीक है, ऑफ बोथ एग्जामिनेशन, सो आई विल गाइड यू, ठीक है। तो अगर इसीलिए अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैं गाइड करूँ डायरेक्टली, तो आप लोग कमेंट में लिखो, मुझे जो लगेगा कि हाँ ये स्टूडेंट जो है अच्छे से पढ़ रहा है या फिर आंसर सही कर रहा है, ठीक है। आप लोग मुझे रीच करना चाहो तो रीच आउट कर सकते हो, ठीक है, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। सो नाउ नेक्स्ट, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज्यादा डीप कुछ भी नहीं है, ठीक है, प्योर स्टैटिक बेस्ड है। विच सिविल राइट कह रहा है कि कौन है ऐसा सिविल राइट लीडर जो है वो फेमस, उसने एक कोट बोला था, आई हैव अ ड्रीम, ठीक है, अपने स्पीच में, आई हैव अ ड्रीम, मेरे पास ड्रीम है, तो ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने बोला था अपने स्पीच में। अब यहां से हम जानेंगे सिर्फ इसके बारे में, रोज पार्क्स। तो मैं बता दूं, रोज पार्क्स जो है ये बेसिकली ऑल्सो नॉन एज ये जाना जाता है, ऑल्सो
नॉन ऑल्सो, ये इसको हम इसके नाम से जानते हैं, ऑल्सो नॉन एज मोंट गो मेरी बस बॉयकॉट। ठीक है, बॉयकॉट, बस ये नाम इंपॉर्टेंट है, ये नाम याद रखोगे। ठीक है, समझिए, रोज पार्क्स को हम किस नाम से जानते हैं, मोंट गो मेरी बस बॉयकॉट। ठीक है, चलो, वेरी गुड। सो माय डियर स्टूडेंट, मैं बता देना चाह रहा हूँ, आप लोग इसी तरीके से बस बने रहो, आखिरी में बहुत जल्द हम इसको खत्म करने वाले हैं। ठीक है, इस सेशन को, आज के इस सेशन, तो इसी तरीके से आप लोग लास्ट तक टिके रहो। लास्ट तक जो भी आप लोग कॉपरेशन बनाए रखोगे, हमारे साथ बने रहोगे, उसको मैं लास्ट में बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आपको हिस्ट्री को कवर करना है, इवन पूरे जीएस को किस कवर करना है, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा नंबर को अचीव कर सकोगे। ठीक है, और अगर आप लोग कमेंट में अच्छे से आप सही आंसर लिखोगे, समझ रहे हो, सर्च करके लिखो या किसी तरीके से उसमें दिखना चाहिए कि हाँ, उसमें पढ़ाई में एक्साइटमेंट है, वो हार्ड वर्क करने तैयार है, देन आई विल गाइड हिम पर्सनली। ठीक है, और आप लोग मुझे रीच भी कर सकते हो एहतसाम में, आप लोग जाके टेलीग्राम में सर्च करोगे मेरा नाम अल्ताफ, तो वहाँ मिल जाऊंगा मैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाज द ट्राइबल मूवमेंट ऑकर्ड आउटसाइड बिहार। सिंपल ये पूछ रहा है कि बताओ जो है कौन सा, देखो ट्राइबल मूवमेंट की बारे में बात कर रहा है, आउटसाइड बिहार, बताओ इसमें से कौन ऐसा मूवमेंट है जो आउटसाइड बिहार, बिहार में नहीं, बिहार के बाहर जो ट्राइबल मूवमेंट हुआ है, तो वो और कोई नहीं, चौरी मूवमेंट। ठीक है, बाकी सब बिहार के हैं। ठीक है, चौरी मूवमेंट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द लीडर ऑफ रिवोल्ट ऑफ द मुंडास। देखो, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नॉट स्पेसिफिक टू द लॉ। ठीक है, यू शुड अंडरस्टैंड दिस, कि आप देख सकते हो कि किसके बारे में पूछा है, मुंडास के बारे में। ठीक है, ये पूछा कि मुंडास का जो है ये रिवॉल्यूशन कब हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, तो ये 1899 से लेकर 900 में हुआ था, लेकिन ये पूछा कि किसके थ्रू। ठीक है, इसने लीड किसने करा था, बेसिकली इस मूवमेंट को लीड किसने करा था, आपको समझना पड़ेगा। कोई भी एक जब मूवमेंट होता है तो उसको किसी ने लीड करता है। ठीक है, कोई ना कोई मेन होता है, समझ रहे हो, तो इसने बिरसा मुंडा ने लीड करता है। ठीक है, और इसी से बता दूं, एक चीज और बता दूं, ठीक है, क्या पूछा है यहाँ पर, मुंडास, तो इसको मैं बता दूं, मुंडास मूवमेंट जो है ना, मुंडास मूवमेंट जो है, मुंडास मूवमेंट को हम लोग उल गुलान रेवेलियन के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, मैं बता रहा हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को समझना पड़ेगा। आप लोग देख रहे हो उलगुलान रेविलियन, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, अगर एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है, बताओ उलगुलान रेविलियन किस ईयर में हुआ था, सो आपको याद रखना पड़ेगा, यू मस्ट रिमेंबर 1899 टू 1900 उलगुलान मूवमेंट। ठीक है, या उलगुलान रेविलियन। ठीक है, अब यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, सिद्धू। तो देखो, सिद्धू एक पर्सन था जो लीड किया था संथाल रेविलियन, संथाल रेविलियन। ठीक है, संथाल रेविलियन, समझ गए, संथाल रेविलियन। बस यहां से इतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे देखते चलेंगे। बिलीव मी, हर एक क्वेश्चन में इतने अच्छे तरीके से, डीप तरीके से मैं करवा रहा हूं, इतने अच्छे से मेहनत करके मैं एनालाइज करवा रहा हूं। ये एनालाइज ऐसे नहीं है, और ऐसा आप जाके देखो किसी ने नहीं करवाया है, और मैं इसलिए करवा रहा हूं, सिर्फ उसके लिए करवा रहा हूं, वो सीरियस स्टूडेंट के लिए करवा रहा हूं, कि उसे अच्छे से समझ में आए कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, जामिया, एमयू और एनी अदर लॉ एंट्रेंस में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो यू शुड get idea from this lecture, है ना, you should understand कि what and how to study। ठीक है, how to study GS। so who was known as the liberator of the press। जल्दी से इसका आंसर बता दो, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। सो लिबरेटर ऑफ द प्रेस क्या आंसर क्या है, मेटकाफ, इसका पूरा नाम था चार्ल्स मेटकाफ। ठीक है, चार्ल्स मेटकाफ। सो अब आपको बताओ, अगर आपको अच्छा लग रहा है सेशन तो लाइक करते चलो। ठीक है, और कमेंट आपको करना ही है, आंसर आपको कमेंट करना ही है। चलो मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये मुझे बताओ कि अब मैं ये क्वेश्चन का आंसर पूछने से पहले मुझे इसका आंसर जवाब दे दो। मुझे ये बताओ, किसको पता है कि मोस्ट इफेक्टिव सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत, बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में नाम लिख के बताओ। और अगर जो जल्दी से बता देगा, सबसे पहले जो बताएगा, मैं उसे डायरेक्टली, मैं आई प्रॉमिस फ्री ऑफ कॉस्ट मैं उसको पर्सनली गाइड करूंगा। Who was the most effective sultan? Listen carefully. Who was the most effective sultan of Delhi Sultanate? जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो। ठीक है, तब तक मैं इसका बता रहा हूं, किसने लेड करा था, Who led the Bolshevik रिवॉल्यूशन इन रसिया इन 1970 में। सबसे पहले बता दूं, रशियन रेवोल्यूशन के बारे में जानते होंगे, 1917 में हुआ था, और इसको बेसिकली बोल्शेविक रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। एंड फर्दर ये कम्युनिस्ट पार्टी के अल्टीमेटली ये बन जाता है। तो ये हमारा, क्योंकि इसका सुनो,
इसका आंसर जो है यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पे आपका कार्ल मार्क्स नहीं होगा, ये कार्ल मार्क्स है, यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। यहाँ पर आपका लेनिन होगा, व्लादिमीर लेनिन। राइट आंसर क्या होगा? व्लादिमीर लेनिन, ठीक है, ये राइट आंसर होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। सो एक्चुअली यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है आई थिंक, ठीक है। सो यहाँ पर ऑप्शन में राइट आंसर नहीं है, तो राइट आंसर क्या है? व्लादिमीर लेनिन। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि रशियन रेवोल्यूशन जो है 1917 में हुआ था, और ये जो नाम है बोल्शेविक रेवोल्यूशन, इसी को रशियन रेवोल्यूशन के नाम से बेसिकली जानते हैं। और इस रशियन रेवोल्यूशन को किसने लीड करता है, ठीक है, कौन ऐसा इंसान जो लीड कर रहा है इसको? तो व्लादिमीर लेनिन इसको लीड करता है, ठीक है। नाउ सो क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर। माउंट ऑफ द डेड, माउंट ऑफ द डेड, माउंट ऑफ द डेड, बताओ किस साइट को, इंडस वैली सिविलाइजेशन के किस साइट को माउंट ऑफ द डेड भी कहते हैं? माउंट ऑफ द डेड भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, चाहे आप जामिया का एग्जाम देने वाले हो, आप एमयू के एग्जाम देने वाले हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यहां से अभी जो रिलेवेंट क्वेश्चन निकल के आएगा हम वो भी बताएंगे, और बिलीव मी बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है, बहुत ही हाई चांस है, जो मैं एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं आपको, वो डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। टेक इट वेरी वेरी सीरियसली, ठीक है। तो जल्दी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ। माउंट ऑफ द डेड किस साइट को बोलते हैं जी? मोहनजोदाड़ो। सो मोहनजोदाड़ो के बारे में हमें और बताना पड़ेगा कि ग्रेट बाथ, अगर एग्जाम में ये पूछ लिया गया कि बताओ ग्रेट बाथ, ग्रेट बाथ जो है कहाँ पे फाइंडिंग हुआ था, मतलब ग्रेट बाथ जो है किस साइट में है? तो मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, समझ गए? चलो सो नाउ अब लोथल के बारे में देखो, अगर एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है आपको, देखो बेसिकली ये जो है सारे इंडस वैली सिविलाइजेशन एंशिएंट हिस्ट्री के पार्ट है, तो लोथल से एक सवाल पूछा जाता है, लोथल से एक सवाल पूछा जाता है कि बताओ डॉकयार्ड जो है, डॉकयार्ड, अच्छा डॉकयार्ड जो है ना वो बेसिकली क्या होता है? ट्रेड, ठीक है, बंदरगाह जहाँ से ट्रेड वगैरह होता है। तो डॉकयार्ड जो किस साइड में है? तो वो लोथल, किस साइड में है जी? लोथल, ठीक है। एक चीज बताओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा आपको बताना भूल गया, इसका फाउंडर बताओ, फाउंडर, फाउंडर, फाउंडर अगर एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है और पूछा जाता है हु वाज द फाउंडर ऑफ मोहनजोदाड़ो, हु वाज द फाउंडर ऑफ मोहनजोदाड़ो, तो आपको ये पता होना चाहिए अच्छे से कि मोहनजोदाड़ो जो फाउंडर है वो आर.डी. बनर्जी, अखिलदास बनर्जी, ठीक है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से लोथल का जो फाउंडर है, लोथल का जो फाउंडर है वो है हमारा रंगनाथ राव, ठीक है, रंगनाथ राव, ठीक है। और ढोलावीरा, ढोलावीरा से क्या इंपॉर्टेंट है? तो ढोलावीरा से आपको याद रखना है कि अगर ड्रेनेज सिस्टम की बात करें, अगर एग्जाम में ये पूछ लिया बताओ ड्रेनेज सिस्टम कहाँ का सबसे बेस्ट था या कहाँ का सबसे अच्छा एडवांस था, तो वो है हमारा ढोलावीरा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम। अब देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ढोलावीरा ड्रेनेज सिस्टम, दैट मीन्स अगर ड्रेनेज सिस्टम सिर्फ देखोगे एग्जाम में और ऑप्शन में ढोलावीरा है, सो आपको आंख बंद करके ढोलावीरा आपको टिक करना है, ठीक है, आंख बंद करके आपको ढोलावीरा टिक करना है। अब ढोलावीरा का फाउंडर कौन है? ढोलावीरा का फाउंडर कौन है? तो ढोलावीरा का फाउंडर है जेपी जोशी, जेपी जोशी, ठीक है। तो बस यहां से इतना याद रखो, इतना इनफ है, ठीक है। इसके अलावा भी है जो मैं बैच में पढ़ाता हूं, बट अभी इसके के लिए यहां पर इतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आते हैं आपके लिए, ठीक है। सो मैंने लोथल का फाउंडर बता दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है यहां से? डॉकयार्ड। ढोलावीरा का फाउंडर बता दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है हमारा। अच्छा मोहनजोदाड़ो का ईयर भी इंपॉर्टेंट है, 1922, ठीक है। ईयर बेसिकली सबका इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जिसका जो चीज इंपॉर्टेंट है मैं हर एक चीज हर एक अच्छे तरीके से हर क्वेश्चन को मैं डील कर रहा हूं, ठीक है। बिलीव मी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं, और आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, 110% मिलेंगे, ठीक है। इसीलिए मैं बता रहा हूं, आपको कमेंट बॉक्स में लिखो और लाइक करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं अच्छे तरीके से आपके लिए और अच्छे तरीके से और बेहतरीन तरीके से मैं नेक्स्ट लेक्चर जो लेके आऊंगा, ठीक है। जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि हमारा ये सीरीज जो है, जैसे कि सीरीज का जो है जामिया का, ये मेरा पहला सेशन हुआ है, पहला लेक्चर, और डेली इसी तरीके से एमयू जामिया का आपको मिलेगा, ठीक है। जो टाइमिंग होगा, टाइमिंग मैं बता दे रहा हूं, अभी भी टाइमिंग बता रहा हूं, डेली बेसिस पे 3 PM पर आपको मेरा लेक्चर देखने को मिलेगा, 3 PM पर, याद रखेगा टाइम, ठीक है। सो डोंट मिस आउट। नाउ हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी? बहुत ही सिंपल है,
सिंपल पूछा है कि बताओ सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी किसने फाउंड किया है, तो आपको पता होना चाहिए गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने इस सोसाइटी का फाउंड किया था, सर्वेंट सोसाइटी का, और ईयर भी लिख लो 1905 में, ठीक है। ये ठीक है 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले ने फाउंड किया था। बस इतना यहाँ से याद रख लो। और यहाँ से एनी बेसेंट एक चीज ये भी याद रख लो, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, ठीक है। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, बताओ हु वाज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, सो एनी बेसेंट वाज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। एंड ऑल्सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि एनी बेसेंट जो है 1916 में दो पेपर लिखती है जिसका नाम है कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ठीक है। और ये होम रूल मूवमेंट चलाती है कहाँ से, मद्रास से चलाती है। तो देख रहे हो एक क्वेश्चन से इतने सारे क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बनता है। अब देखो सिंपल क्वेश्चन ये पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज ऑल्सो नॉन एज द सेंट हेलिना एक्ट। बेसिकली ये चीजें पॉलिटी में कवर होती है, बट मैं आपको बता दूं कि सेंट हेलिना एक्ट किसे कहते हैं। तो आपको सेंट हेलिना एक्ट कौन से एक्ट को इनमें से कौन से एक्ट को संत हेलिना एक्ट के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। संत हेलिना एक्ट के नाम से भी हम जानते हैं, तो आपको पता होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1833, इस एक्ट को हम सेंट हेलिना एक्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद यही नहीं, आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट पहले बना था कलकत्ता में, वो थ्रू द विच एक्ट, ठीक है, ये पूछा जाता है अकॉर्डिंग टू विच एक्ट सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश्ड, ठीक है, या फिर इन विच ईयर। तो हमारा जो एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के इस एक्ट के तहत 1774 में हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है कलकत्ता में बना था, एस्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। सो नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। द हंटर कमीशन वाज सेट अप इन 1919 फॉर इन्वेस्टिगेशन। बेसिकली मैं बता दूं हंटर कमीशन क्या था। जब 13 अप्रैल 1919 में 13 अप्रैल 1919 में, ठीक है, जब जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1999 में जब हुआ था, ठीक है, जालियांवाला मैसेकर, वहां पर बहुत ही सारे बेगुनाह सब मारे गए, ठीक है। हंड्रेड्स ऑफ समझ लो कि डेथ हो गया था और काफ़ी सारे लोग घायल हुए थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा सैड वाली कहानी है, ठीक है। तो हम ज़्यादा कहानी के पीछे नहीं चलेंगे। सो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब ये इंसिडेंट हुआ, जब जालियांवाला बाग मैसेकर हुआ, तो इसके बिहाफ में एक कमीशन बैठाया गया कि बता, यहाँ पर कमीशन बेसिकली आजकल देखते हो कोई भी चीज़ होती है या फिर कोई भी क्राइम होता है, एक इन्वेस्टिगेशन के लिए कमेटी बैठाई जाती है। सिमिलर वे में उस समय जालियांवाला बाग के ऊपर इन्वेस्टिगेशन के लिए हंटर कमीशन को बैठाया गया था, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, हंटर कमीशन वाज सेटअप इन 1994 इन्वेस्टिगेशन। कौन सा इन्वेस्टिगेशन, रॉलेट एक्ट के लिए नहीं, अभी सर ने बताया। यहाँ पे फिर से क्वेश्चंस जो है ऑप्शंस मिसिंग है, ठीक है। तो मैं एक बता दूं कि आपका एक ऑप्शन ये काट दो, ठीक है। यहाँ पर आप लिख दो जालियांवाला बाग, ठीक है, जालियांवाला बाग मैसेकर, जालियांवाला बाग मैसेकर, ठीक है। हंटर कमीशन वाज सेटअप इन 1994 इन्वेस्टिगेशन। तो किस इन्वेस्टिगेशन के लिए किस इन्वेस्टिगेशन के लिए हंटर कमीशन को सेटअप किया गया था, तो जालियांवाला बाग मैसेकर हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। देखो डेट भी इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ जालियांवाला बाग कब हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए 13 अप्रैल 1919, ठीक है, पता होना चाहिए। सो राइट आंसर क्या है, ये है, ठीक है। इनमें से कोई भी राइट आंसर नहीं है, आई थिंक मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है। चलो नाउ मूव टू दी नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन मेंशन द ट्रेड कॉन्टेक्स्ट बिटवीन मेसोपोटामिया एंड हड़प्पा सिविलाइजेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एंशिएंट पार्ट, ठीक है। और आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका आंसर, जो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे सबसे पहले बताएगा, ठीक है, उसको मेरे तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस आने का उसको मौका मिलेगा। और मैं अगर गाइड करूंगा तो इतने अच्छे से आपको समझ में चीज़ें आने लगेंगी, और प्रोबेबिलिटी जो है जामिया या फिर एमयू जो क्रैक करने की जो चांसेस है वो बहुत ही ज़्यादा आपकी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैंने दोनों क्वालिफाई कर रखा है, ठीक है, विद अ गुड रैंक, ठीक है। सो अब देखो ये जामिया बीएलबी का 2022 का क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौन सा इंस्क्रिप्शन जो है मेसोपोटामिया हड़प्पा सिविलाइजेशन में बेसिकली ट्रेड के लिए चलता था, तो क्यूनिफॉर्म, ठीक है। इट इज अ टाइप ऑफ इंस्क्रिप्शन, एंड बिलीव मी
ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी रिलेवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये देख रहे हो पीवाईक्यूज है, और ये पीवाईक्यूज के अकॉर्डिंग मैं हर एक ऑप्शन से निकलने वाले बनने वाले क्वेश्चंस को भी मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ, ताकि आने वाले एग्जाम में जो 2026 में जो एग्जाम दोगे आप, उसमें से यहां से क्वेश्चन आपको 110% देखने को मिलेगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, द प्लान ऑफ सर स्टैफर्ड क्रिप्स इनवाइसेड दैट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब किसके ऊपर पूछा गया है? ठीक है, किसके ऊपर पूछा गया? तो सर स्टैफर्ड क्रिप्स। अब इसका आंसर करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि सर स्टैफर्ड क्रिप्स था क्या, कौन था, ये हुआ, इसमें हुआ क्या था। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेवेंट क्वेश्चन है। तो मैं बता दूं, सबसे पहले एक सर स्टैफर्ड क्रिप्स, ठीक है, मिशन आया था। सर स्टैफर्ड क्रिप्स एक इंसान था, ब्रिटिशर्स की तरफ से इसको भेजा गया था। ठीक है, और ये इस मिशन के तहत ये लाया था, एक कह सकते हैं ऑफर लाया था इंडियंस के लिए कि आप जो है अपना इंडियन आर्मी हमें हेल्प करे ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार। आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार है, सेकेंड वर्ल्ड वार जो है ये हमारा हुआ था 1939 से लेके 1945 तक हुआ था। ठीक है, और फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था? 1914 से लेके 1918 तक। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार के समय में सर स्टैफर्ड क्रिप्स, ठीक है, बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ये लाया गया था कि आप अपना सेना, आप अपनी आर्मी भेजिए हमारे हेल्प के लिए, और इसके बदले में क्या दूंगा आपको, एक समझ लो कि आपको आज़ादी दे दूंगा। ठीक है, आज़ादी दे दूंगा। तो हुआ क्या, इसको हम सर स्टैफर्ड इसको क्या क्या दे रहा है, बेसिकली ऑफर दे रहा है। और इसी मिशन को सर स्टैफर्ड क्रिप्स मिशन होता है एक। ठीक है, इसी मिशन को हम किसके नाम से जानते हैं? ऑगस्ट ऑफर। ठीक है, कब होता है? 1942 में। सब कुछ याद रखना है, सब कुछ याद रखना। अभी मैंने आंसर बताया ही नहीं है, अभी मैंने आंसर नहीं बताया, लेकिन जो चीज मैं बता रहा हूं इससे आपको ऑटोमेटिकली आंसर पता चल जाएगा। क्या चीजें याद रखनी है? सर स्टैफर्ड क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में आया था। कौन था, मतलब बेसिकली किसके थ्रू आया था मिशन? तो सर स्टैफर्ड क्रिप्स नाम ही है, तो सर स्टैफर्ड क्रिप्स के थ्रू ही आया होगा। ये कुछ ऑफर लाया था। ठीक है, क्या ऑफर लाया था? कि आप अपना हमारे आर्मी को भेजिए और हेल्प करिए वर्ल्ड वार में, इसके बदले हम आपको आजाद कर देंगे। ठीक है, मतलब लड़ाई खत्म होने के बाद। तो इसी ऑफर को हम अगस्त ऑफर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये 4 ऑप्शन में जल्दी देखो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तब तो मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं और जल्दी से कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताओ। कहीं ना कहीं इसका आंसर मैंने ऑलरेडी बोल दिया है। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस ऑफर को अगर एक्सेप्ट कर लोगे तो आप बाद में क्या दे देंगे? आजादी दे देंगे। तो देखो वो लोग का कौन सा आजादी? फुल फ्लेज। देखो यहाँ पर 2 है, शुड बी ग्रांटेड कंप्लीट फ्री इंडिपेंडेंस। नहीं, कंप्लीट इंडिपेंडेंस देने की बात नहीं की गई थी। जो ऑप्शन डी है हमारा, कहाँ है? इंडिया शुड बी गिवन डोमिनियन स्टेटस। तो बेसिकली यहां पर इस ऑफर में बात की गई थी डोमिनियन स्टेटस देने के बारे में। डोमिनियन स्टेटस क्या होता है सर? हमें नहीं समझ में आता है, समझा दीजिए। देखो डोमिनियन स्टेटस मतलब समझिए कि आप जो है इसको अपने अकॉर्डिंग चला सकते हो, रूल्स बना सकते हो, रेगुलेशन चला सकते हो, गवर्नमेंट आपकी होगी, बट इट इज रिलेटेड टू द ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, ये किससे रिलेटेड होगा? बेसिकली कह सकते हैं कि स्टेट ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट वो कौन होगा? वो ब्रिटिश होगा। तो इस तरीके से ये बात करा था, उसी को कहते हैं डोमिनियन स्टेटस। ठीक है, these all are facts are very very important. Now move to the next, the Montague Chelmsford proposal। अच्छा, एक प्रपोजल आया गया था 1919 में। ठीक है, ये लिख लो आप लोग, 1919 में लाया गया था मॉन्टेग चैम्सफोर्ड। और सबसे पहले इसमें यह बताया गया था कि प्रपोजल जो है किससे रिलेटेड था? तो प्रपोजल हमारा ऑप्शन नंबर डी, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से रिलेटेड था। यू शुड रिमेंबर दिस एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इट माइट बी चांस कि आपके इस ईयर में पूछा जा सकता है ये सेम क्वेश्चन। ठीक है, घुमा फिरा के। चलो ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, अच्छा ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि मैच द फॉलोइंग है। सबसे पहले आप इसका देखो और कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश करो कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि अब यहां पर चीजें जो है, जो भी चीजें दी हुई है ये हमारा एंशिएंट हिस्ट्री से है। आपको समझना पड़ेगा कि एंशिएंट हिस्ट्री से चीजें कैसे दी हुई है, रिलेटेड है। देखो अब आदि ग्रंथ किसके लिए चलता है? जूदेश के लिए नहीं, बुद्धिज्म के लिए नहीं, ये हमारा सिक्किम के लिए चलता है। ठीक है, मतलब 1 का डी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, तो 1 का क्या हो जाएगा? डी। 1 का डी कहाँ है? तो 1 का डी यहां है। ठीक है, अब देखो उसके बाद आदि ग्रंथ क्या हो जाएगा? सिक्किम। ठीक है, तोरा का क्या हो जाएगा? जुडेज्म।
त्रिपिता का क्या हो जाएगा? बुद्धिज्म। और तत्ववर्ता का क्या हो जाएगा? तो हमारा जैनिज्म। ठीक है, अब राइट आंसर देखो, जल्दी से देखो। 1 का डी, 1 का ये हमारा डी। ठीक है, 2 का क्या होगा? तोरा बी। देखो 1 का होगा ए, एक सेकेंड। 1 का हमारा देखो, अब मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, आप लोग देख लो। ठीक है, आदि ग्रंथ, आदि ग्रंथ क्या हो जाएगा? सिक्किज्म। ठीक है, सिक्किज्म। ठीक है, सिख लोग का जैसे। उसके बाद तोरा, तोरा का किसका हो जाएगा? जुडिज्म। ठीक है, जुडिज्म। ठीक है, इट इज अ काइंड ऑफ कलेक्शन ऑफ बुक कह सकते हैं, तत्ववर्ता। ठीक है, तत्ववर्ता, तत्ववर्ता क्या हो जाएगा? ये हमारा जैनिज्म। जैनिज्म त्रिपिताका, त्रिपिताका क्या हो जाएगा? हमारा बुद्धिज्म। ठीक है, ये बेसिकली कंपाइलेशन है, और ये कंपाइलेशन त्रिपिताका किसमें है? बुद्धिज्म में है। तो अब अकॉर्डिंग टू दिस आपको आंसर यहाँ पर सही देख लेना है। ठीक है, मे भी की हो सकता है यहाँ पर मिसप्रिंट भी हुआ हो, क्योंकि हमारा आदि का जो है, आदि ग्रंथ का सिक्किज्म होना चाहिए, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ये डी में है। लेकिन यहाँ 1 का डी अगर ये है, तो 2 का बी ये नहीं होना चाहिए हमारा, तो क्योंकि तोरा का जुड़ी 2 का ए होना चाहिए, तो यह नहीं है 2 का। आई थिंक सारे ऑप्शन में भी मिस्टेक हुए हैं। ठीक है, आप ये देख लेना। ठीक है, दिस फॉर्म्स आर करेक्ट फॉर्म। ठीक है, आपको ये देख लेना अच्छे से। चलो, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 28। देखो फाहिन वाज, देखो फाहिन जो है आप समझो, ही वाज द चाइनीज ट्रेवलर था। ठीक है, तो चाइनीज ट्रेवलर था, और ये जो है आपको बता दो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड पर आया था, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड पे आया था। तो सिंपली आपको याद रखोगे 2020 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना था ये। ऑप्शन नंबर देख लो, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, द चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क, एक बुद्धिस्ट चाइनीज का मॉन्क था, बुद्धिस्ट मॉन्क एंड ट्रांसलेटर भी था, टू विजिट इंडिया आया था उस समय, ड्यूरिंग द किसके पीरियड पर? तो चंद्रगुप्त सेकंड पीरियड पर। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड पर फाहिन जो है एक चाइनीज ट्रेवलर था, वो आया था। बस इतना याद रखना है, दैट्स इट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स? देखो मैं इसीलिए कहता हूं कि हमारे मॉडर्न, खास करके मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है, खास करके मॉडर्न हिस्ट्री में आपको डेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद रखना। ठीक है, और जब मैं बैचेस में पढ़ाता हूं तो हर एक डेट दूसरे डेट को रिलेट करते हुए पढ़ाता हूं, जिससे बच्चे बहुत ही ईजी तरीके से याद रख पाते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहां समझो, लखनऊ पैक्ट आपको पता होना चाहिए, सर ने बताया है 1916 में। ठीक है, उसके बाद ये भी आता है बेसिकली 1919 में, रॉलेट एक्ट सेम टाइम में आता है, और पार्टीशन ऑफ बंगाल मैंने बताया 1905 में। लेकिन आपको मैं बता दूं, रॉलेट एक्ट पहले आता है और डीआरसी बाद में आता है। ठीक है, ये ब्लैक कानून लाता है, उसके बाद में ही डीआरसी आता है। ठीक है, डीआरकी। तो सबसे पहले देखो 1905, 4 नंबर, 4 किधर है? यहाँ है। ठीक है, और यहाँ भी है, देख लो। 4 के बाद क्या आएगा? 1, मतलब 4 1 ये है। फिर मैंने क्या बताया? 3 2, मतलब राइट आंसर ये है। ठीक है, चलो समझ गए। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको डेट्स खास करके मॉडर्न हिस्ट्री के डेट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट? अगेन द आंसर इज wait. Who was the first Indian to be elected to the British Parliament? I think all the options are wrong. The right answer is Dada Bhai Naroji. Dada Bhai Naroji was the right answer. ठीक है, who was the first Indian to be elected to the British Parliament? ठीक है, यहाँ पर किसी भी एक ऑप्शन में मिसप्रिंट हुआ है, तो जो राइट आंसर है हमारा ये दादा भाई नारोजी है। ठीक है, आप लोग अच्छे से समझ लो कि दादा भाई नारोजी जो थे वो पहले इलेक्टेड हुए थे, मतलब इंडियन जो थे वो पहले इलेक्ट हुए थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ठीक है, ये इसको अच्छे से याद रखना है। और दादा भाई नारोजी के बारे में मैंने 2 एक्स्ट्रा और पॉइंट बताए थे। ही वाज आल्सो नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, एंड ही गिव द या फिर प्रोपाउंडेड ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो मैं जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है, तो ये किसने प्रोपाउंड किया था? दादा भाई नारोजी ने। ये 2 चीजें, और एक तीसरा क्वेश्चन यहाँ से दादा भाई नारोजी से क्या बन रहा है? फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये काफी बार क्वेश्चन ये देखा गया है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि मेडिवल हिस्ट्री से है, और उसके अलावा इसलिए भी है क्योंकि ये शेर शाह सूरी से रिलेटेड है, और ये हमारा कहीं ना कहीं इसके हुमायूं से भी रिलेटेड है।
ठीक है, इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और इसका आंसर जिसको भी राइट आंसर पता है कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखो, ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं कमेंट बॉक्स में कौन स्टूडेंट है जो ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि उस जो ज़्यादा सीरियस स्टूडेंट है हम उसे फ्री ऑफ कॉस्ट में गाइड करेंगे, ठीक है। दे विल प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी थ्रू द टेलीग्राम्स, ठीक है। आप जाओ एहतसाम के टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे मेरा नाम अल्ताफ़ है, वहाँ पर सर्च करो मुझे, ठीक है, और मुझे आप मैसेज करो, मैं आपको डायरेक्टली पर्सनली मैं आपको गाइड करूंगा, ठीक है, एमयू और जामिया दोनों के लिए, अब जिस पर आप तैयारी कर रहे हो। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स इंट्रोड्यूस्ड रुपी इन इंडिया, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रुपी कह रहा है किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो रुपी मैं बता दूं शेर शाह सूरी ने इंट्रोड्यूस किया था। सर शेर शाह सूरी से रिलेटेड और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बन सकते हैं, हाँ देखो क्या किया। सबसे पहले दो बैटल इसका दो बैटल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा? बैटल ऑफ चौसा, ठीक है, फिर एक और बैटल ऑफ कन्नौज, इसी को बिलग्राम भी बोलते हैं, ठीक है, बिलग्राम भी बोलते हैं, ठीक है। चलो, और इसने सड़के आजम भी बनवाया था, सड़के आजम, जिसको आज हम जीटी रोड के नाम से जानते हैं, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं जीटी रोड। यही नहीं, और इसने ओल्ड फोर्ट भी बनवाया था। ओल्ड फोर्ट बोलो या फिर पुराना किला बोलो, पुराना किला, या फिर किलाए कोहाना बोलो, ठीक है। कंफ्यूज आप लोग को नहीं होना है। देखो सबसे पहले क्या याद रखना है, शेर शाह सूरी ने रुपी को इंट्रोड्यूस किया था, हाँ सर याद हो गया। दूसरा सड़के आजम, जिसको जीटी रोड के नाम से जानते हैं आज हम, ठीक है, सड़के आजम किसने बनवाया था? शेर शाह सूरी ने। और पुराना किला जो है, या फिर ओल्ड फोर्ट बोलो, पुराना किला को ही ओल्ड फोर्ट बोलते हैं, और किला कोहाना भी बोलते हैं, ये भी किसने बनवाया? शेर शाह सूरी ने बनवाया, ठीक है। 3 चीज हो गया। इसके अलावा 2 बैटल का नाम याद रखना है, बैटल ऑफ चौसा जो 1900 जो हमारा 1539 में हुआ था, और ये हमारा बिलग्राम या कन्नौज 1540 में हुआ था। और ये दोनों बैटल हुमायूं के साथ हुआ था, और दोनों बैटल जीता किसने था? तो जीता शेर शाह सूरी ने था, ठीक है। शेर शाह सूरी दोनों बैटल जीता था, ठीक है, हो गया। चलो नाउ मूव टू दी नेक्स्ट। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 32, अंडर अकबर द मीर बख्शी वाज रिक्वायर्ड टू लुक आफ्टर। बेसिकली जो है अकबर के अंडर जो है मीर बख्शी जो है ये क्या चीजें देखता था, कौन सा अफेयर देखता था? ये फाइनेंशियली देखता था, ठीक है, या फिर स्टेट ट्रेजरी देखता था, या फिर रॉयल हाउस होल्ड। तो ये बेसिकली मिलिट्री अफेयर्स को देखता था, ठीक है, जो भी मिलिट्रीज होते थे, फोर्सेस होते थे, उस चीजों को ये हैंडल करता था। बस यहां से इतना याद रखो। ना मूव टू दी नेक्स्ट, विच वाइसराय। अच्छा वाइसराय से क्वेश्चन आया हुआ है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं ऑलरेडी आपको बताया, मतलब बताता चल रहा हूँ कि वाइसराय किसके समय पे कौन वाइसराय था। अभी मैं वाइसराय बताता हूँ, ठीक है, एक लास्ट में मैं एक पूरा वाइसराय का सीरीज में लिखवा दूंगा, ठीक है। आप लोग प्लीज लास्ट तक बने रहो, ठीक है। पूरे लास्ट में मैं एक जितने भी इंपॉर्टेंट वाइसराय हैं जो हमारे एमयू जामिया और एनी अदर लॉ एंट्रेंस के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं लास्ट में करवा दूंगा, ठीक है। 1 मिनट लगेगा, तुरंत लास्ट में करवा दूंगा। सब अब बताओ इसका आंसर, जिसको पता है तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखो। विच वाइसराय पास द फेमस इंडियन कॉइनेज एंड पेपर करेंसी एक्ट 1899। तो कह रहा है कि किसके टाइम टेन्योर पे या फिर किसके वाइसराय में, ठीक है, ये जो है हमारा फेमस हुआ था कॉइनेज और पेपर करेंसी। तो ये बेसिकली हमारा देखो मुझे इसका आंसर नहीं पता है, मुझे डायरेक्ट वे में आंसर नहीं पता। देखो मैं क्यों बोलता हूँ कि टेन्योर याद होना चाहिए, डायरेक्ट इसका आंसर मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे टेन्योर याद है। कैसे याद है कि 1899, अच्छा मैं सर ने बताया था 1905 में लॉर्ड कर्जन जो है बंगाल डिवीजन के समय में वाइसराय था। तो क्या हम रिलेट कर सकते हैं कि 1905 में था, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि लॉर्ड कर्जन इस समय ही होगा, इसके आसपास है, तो लॉर्ड कर्जन ही था, ठीक है। लॉर्ड कर्जन वाज दी राइट आंसर। अब देखो लॉर्ड डफरिन किसके समय में था? ड्यूरिंग द एस्टेब्लिशमेंट आईएनसी, जब आईएनसी बना था 1885 में। तो ये पूछ लिया जाता है कि बताओ आईएनसी जो है जब बन रहा था उस समय वाइसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था, ठीक है, देख लो लॉर्ड डफरिन, ठीक है। अब लॉर्ड हार्डिंग ये कब था? 1911 में दिल्ली दरबार होता है। जब मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो ये बताता हूँ बच्चों को कि 1911 में दिल्ली दरबार होता है, और दिल्ली दरबार जब हो रहा होता है तो वहां पे जो वाइसराय होता है लॉर्ड हार्डिंग होता है, ठीक है। और 1909 में एक मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म बिल आता है, तो उस समय वाइसराय लॉर्ड मिंटो होता है, ठीक है। देख रहे हो 5-6 क्वेश्चन निकल के आते हैं एक क्वेश्चन में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैड द शॉर्टेस्ट? सिंपल ही पूछा है, प्योर स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है, आपको इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं जानना है, सिंपल इतना जानना है कि बताओ
कौन सा प्रेसिडेंट था जो सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर के लिए था, तो वो हमारा जाकिर हुसैन। और अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताओ कौन अनअपोज्ड प्रेसिडेंट बन गया था, अनअपोज्ड, ठीक है, कोई अपोज नहीं, मतलब बेसिकली उसके ओपोनेंट में कोई नहीं था, अनअपोज्ड, तो अनअपोज्ड पूछेगा तो नीलम संजीव रेड्डी। बस यहां से 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, अनअपोज्ड, ठीक है। नाउ गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, देखो ये 2020 का क्वेश्चन है जामिया बीएलबी का। ऐसे थोड़े से एक्सेप्शनल क्वेश्चन होते हैं, इससे पीछे बहुत ज्यादा नहीं जानना है। आंसर क्या है, गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट जो है कह रहा है कि किस डायनेस्टी से रिलेटेड है, तो वो हमारा कुषाण डायनेस्टी से रिलेटेड है। कुषाण डायनेस्टी जो है ये हमारा बेसिकली इसका जो मेन कह सकते हैं किंग या रूलर होता है वो कनिष्क होता है, ठीक है। कुषाण डायनेस्टी से ये कुशंस डायनेस्टी, ठीक है। चलो राइट आंसर क्या है, कुशांस, और इसका जो मेन रूलर होता है कनिष्क। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, इसीलिए मैं ज्यादा इस पर डीप नहीं जा रहा हूं, बस इसका आंसर याद रखो। मूव टू द नेक्स्ट, हु वाज द सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत व्हेन तैमूर इन्वेडेड। देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होने के चांसेस है। क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि बताओ किसके टाइम पीरियड पर तैमूर लंग जो है वो अटैक करता है और किस ईयर में। तो ईयर भी याद रखना है 1398 एंड तैमूर लंग अटैक करता है और किसके टेन्योर पे, तो ऑप्शन नंबर सी जो लिखा हुआ है हमारा नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक, बस इतना याद रखना है, ठीक है। यहां से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ नहीं है। अब देखो बैटल ऑफ घाघरा वाज फाउट इन विच ईयर। इसका आंसर बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ले चलता हूं, आपको बाबर के टाइम पीरियड पे ले चलता हूं, ठीक है, मतलब मुगल एम्पायर। चलो देखते हैं, बाबर आता है 1526 में, ठीक है, इब्राहिम लोधी को मारकर। कौन से बैटल में, बैटल ऑफ पानीपत में, बैटल ऑफ पानीपत में। फिर 1527 में होता है बैटल ऑफ, देखो बार बार बैटल नहीं लिख रहा हूं, ऐसे समझ आना, बैटल ऑफ खानवा। फिर 1528 में होता है बैटल ऑफ चंदेरी। फिर 1529 में होता है बैटल ऑफ, जो पूछा है आपका, क्या पूछा है, घाघरा, ठीक है, घाघरा, ठीक है। अब देखो इसको कैसे याद रखेंगे, दीज 4 बैटल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दी टॉपिक्स ऑफ बाबर। आपको इसलिए याद रखना है, बाबर के ये 4 इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं और इसमें चारों जो है बाबर जीत जाता है। और किसके साथ हुआ था उतना बताऊंगा, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो वो आप समझ रहे हो, कोर्स में बताते हैं वो सब, अभी एनालिसिस है, तो बहुत ज्यादा डेप्थ में जाऊंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, सीरीज बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 बैटल याद रखोगे किस ईयर में हुआ था। अच्छा सर कैसे याद रखे चारों, तो सिंपल एक ट्रिक है, कैसे, पानीपत, पी से पिया, खानवा, ठीक है, खाया, चंदेरी चांद, और घाघर, देखो पिया खाया चांद देखा, घग्गर मतलब घर से घग्गर, ठीक है, पिया खाया, पिया फिर खाया, पिया खाया चांद देखा, ठीक है, खाकर चांद देखा, पिया खाया चांद देखा, फिर घग्गर मतलब घर, पिया खाया चांद देखा घर चला गया, ठीक है। और घर जाते के बाद क्या हो गया, मर गया, मतलब 1530 में इसका डेथ हो जाता है बाबर का। ये कंप्लीट किसके बारे में था, ये बाबर के बारे में था, ठीक है, बाबर, रिलेटेड टू बाबर। अब इसका आंसर बताने की जरूरत ही नहीं है, बैटल ऑफ घाघर पूछा है, ठीक है। तो 1500 यहाँ देख के बता दो, 29 में, कहाँ है 29 यहाँ खत्म, ठीक है। अब हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर ये पूछ लिया, मतलब ये जो करंट आप 2026 में चांसेस है कि 1500 ये वाला पूछ लिया, बैटल ऑफ चंदेरी, या फिर बैटल ऑफ पानीपत पूछ लिया जाएगा, या फिर बैटल ऑफ चंदेरी या खानवा पूछ लिया जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको ये सारा मैंने बता दिया है, इससे बाहर आपका नहीं आएगा, बिलीव मी, ठीक है। अब देखो हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। देखो ये गवर्नर जनरल, वाइसराय, ये सारा कुछ मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। अब बस मेरे साथ इस सीरीज में, आप इस सीरीज को आने वाले 7-8, ठीक है, टोटल 7 से 8 सीरीज होगा, इतना आप लोग कर लो, बिलीव मी, गवर्नर जनरल, वाइसराय, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, कुछ भी हो, इकोनॉमिक्स हो, एनी हो, मतलब एनी टाइप मिसलेनियस हो, हर एक कुछ इतना बेहतरीन तरीके से मैं क्लियर कर दूंगा, इतने अच्छे से क्लियर कर दूंगा, आपको इतना अच्छे से कॉन्फिडेंस फील हो जाएगा क्या टॉपिक कैसे कवर करना है। और ऑलरेडी मैं यहाँ पर इतना याद करवा दे रहा हूँ आपको, बार बार चीजें रिपीट करके मैं याद करवा रहा हूँ कि ऐसे ही आपको कॉन्फिडेंस, ऐसे आप अच्छे नंबर ले आओगे, ठीक है। और मैं जो टॉपिक बताऊंगा वो अच्छे से आप पढ़ लोगे तो आप 40 में आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर लोगे, ठीक है। तो हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इसका आंसर बहुत इजी है, कमेंट बॉक्स में लिखो फास्ट, देखता हूं मैं कौन जल्दी लिख सकता है, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब देखो जैसे तो कोई बच्चा देखेगा फर्स्ट गवर्नर जनरल, तुरंत मार देगा वारेन हेस्टिंग, जो कि सही आंसर नहीं है, हो सकता है कमेंट में बहुत कोई लिखा भी होगा। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये हमारा विलियम बेंटिक है, समझ रहे हो,
देखो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अगर पूछता तो हमारा आंसर होता वारेन हेस्टिंग, समझ रहे हो। अच्छा ये देखो लॉर्ड कॉर्नवालिस से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये हमारा जो बंगाल सेटलमेंट हुआ था ना, बंगाल सेटलमेंट एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ बंगाल सेटलमेंट कौन से ईयर में हुआ था। ये हमारा 1903 में हुआ था, और ये इसने किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। बाकी लॉर्ड डलहौजी जान ही रहे हो, लॉर्ड डलहौजी जान ही रहे हो, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स दिया था और मैंने इसका ऑलरेडी मैंने बता दिया है। और ये क्या है, ये क्या फर्स्ट, ये क्या फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, ठीक है। आप डिफरेंस समझो, ये बंगाल देखो और यहाँ पर इंडिया है, तो आप लोग अच्छे से डिफरेंस समझ लेना। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वाज वन ऑफ द रिकमेंडेशन, ये जो यूजीसी जो है एस्टैब्लिश हुआ था किसके रिकमेंडेशन पे, तो ये राधा कृष्ण कमीशन, राधा कृष्ण कमीशन। अब इस कमीशन को किसने लीड करा था, सर्वपल्ली, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन, ठीक है, समझ गए, उसी के नाम से भी है, देख लो। चलो नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग बिगिन विद द डन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर वो क्वेश्चन जो गांधी जी से जुड़ जाता है, हर वो क्वेश्चन जो गांधी जी से ऐड हो जाता है, वो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अब जल्दी से इसका आंसर आप सभी लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो, जिससे मैं देखूं कि इतना इजी क्वेश्चन, इजी प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो किसको आता है, ठीक है। डांडी मार्च, तो डांडी मार्च के बारे में मैं बताना चाह रहा हूं कि डांडी मार्च हम किसको बोलते हैं, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को बोलते हैं। किस ईयर में हुआ था, 1930 में हुआ था। अच्छा मैं एक चीज यहाँ पर और बताना चाहता हूँ, थोड़ा डिफाइन करना चाह रहा हूँ कि इस मूवमेंट को मैं डांडी मार्च बोलूं या फिर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट बोलूं या फिर सॉल्ट सत्याग्रह बोलूं, मेरी बोली हुई चीज, मेरी हर लिखी हुई चीज इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जाम निकालना है, ठीक है। अगर आपको वाकई में एग्जाम निकालना है तो ये सीरीज का मैं जो भी चीजें कह रहा हूं अच्छे से सुनो। मैंने 3 नाम बताया, डांडी मार्च एग्जाम में पूछा तो भी 1930 में, मतलब 1930 में। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा सॉल्ट सत्याग्रह तो भी 1930 में। अगर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट पूछ लिया गया तो भी 1930 में, 1930 मतलब 1930 में ऑलरेडी लिखा हुआ, ठीक है। चलो इससे बाहर पूछनी, होम रूल मूवमेंट ऑलरेडी मैंने लिखाया हुआ है 1916 में। कौन कौन, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, मैंने बार बार कितना बार लिख दूं, पीछे लिखा हुआ है, ठीक है। 2 लोग ने इसको लीड करा था। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, अच्छा ये मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा आई थिंक, ठीक है। इसको मैं चलो क्रॉस कर देता हूं, सेम क्वेश्चन थोड़ा रिपीट हुआ है। नाउ डैश द कॉरिडोर वाज क्रिएटेड इन 1947 आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। क्या होता है, तो इंडियन पार्टीशन, इंडिया और पाकिस्तान जो है पार्टीशन होने के बाद एक कॉरिडोर को बनवाया जाता है, देख रहे हो, क्रिएटेड है ना 1947 में। तो उस कॉरिडोर का नाम पूछा है, क्या नाम है, सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी का नाम है, ठीक है। सिलीगुड़ी का नाम है कॉरिडोर का, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। एंड इट इज ऑल्सो नॉन एज चिकन नेक, क्योंकि बहुत पतला है, ठीक है। चिकन्स नेक मतलब मुर्गी का गर्दन, ठीक है, देख रहे हो, मुर्गी का गर्दन, मुर्गी का गर्दन। तो क्या बोलते हैं, याद रखोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये स्टैटिक के पर्सपेक्टिव से। सिलीगुड़ी कॉरिडोर इज ऑल्सो नॉन एज चिकन्स नेक। चलो ना मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नंदलाल बोस, मंजीत भाव, तैयब मेहता आर, ये पेंटर्स थे। इसमें कुछ वैसा रॉकेट साइंस नहीं है, इट इज डायरेक्टली स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। इसके जगह पे लिख लो अथर्ववेदा, ठीक है, अथर्ववेदा, ठीक है। तो सामवेदा किसके लिए हो गया, म्यूजिक के लिए होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे किसी को पूछ लिया म्यूजिक के लिए किस चीज के लिए, सामवेदा। फिर पूछ लिया जाएगा कि बताओ मैजिक ट्रेजर इसको बोलते हैं, ठीक है, मैजिक म्यूजिक और मैजिक में डिफरेंस है, तो यजुर्वेदा। एक सेकंड, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, वेट अपोजिट हो गया। ये यहाँ पे अथर्ववेदा जो है ना, अथर्ववेदा इज फॉर मैजिक या फिर ट्रेजर, ठीक है, मैजिक। और यहाँ पे यजुर्वेदा जो है आप इसको लिख सकते हो बेसिकली रिचुअल्स टाइप में, ठीक है। और ऋग्वेदा जो है आप यहाँ लिख सकते हो प्रेयर्स, ठीक है, प्रेयर्स के लिए, प्रेयर्स या डाइटीज, ठीक है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। देखो इसमें 2 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 3 चीजें, ऋग्वेदा, सामवेदा और ये अथर्ववेदा। अच्छे से याद रखना, अथर्ववेदा हो सकता है इस ईयर मैजिक से पूछ लिया जाएगा कि बताओ मैजिक जो है किस वेदा से रिलेटेड है। सो यू शुड रिमेंबर दिस, अथर्ववेदा या फिर प्रेयर या डेट इज किससे रिलेटेड है, तो ऋग्वेदा। एंड विच इज द ओल्डेस्ट वेदा, है ना, विच वेदा इज ऑल्सो नॉन एज ओल्डेस्ट वेदा। सो यू शुड नो कि ऋग्वेदा इज द ओल्डेस्ट वेदा, ठीक है।
मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इट इज ऑल्सो ओल्डेस्ट वेदा। देखो बहुत ही ज़्यादा डीप एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग, आपको इस तरीके से आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको, आप सभी के लिए इतना मेहनत इसलिए किया जा रहा है ताकि आपको समझ में आए चीज़ें किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। जामिया, एमयू और किसी भी लॉ के एंट्रेंस की तैयारी करना है, क्योंकि हर लॉ का एंट्रेंस में आपका जीएस का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, क्योंकि एमयू में देखोगे 40 मार्क्स का वहाँ भी पूछा जाता है, जामिया में 40 मार्क्स का आता है। सो यू शुड नो दैट ये जीएस कैसे गेम चेंजर है, ठीक है, और कैसे ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना है। इन विच ईयर अमेरिका रिवॉल्यूशन स्टार्टेड, ठीक है, कौन से ईयर में, सिंपल पूछा है, प्योर स्टैटिक बेस्ड, कौन से ईयर में अमेरिका रिवॉल्यूशन स्टार्टेड होता है, तो ये हमारा होता है 1775 से लेके 1783 तक, ठीक है, ये पूरा याद रख लेना, ठीक है, 1775 से लेके 1783 तक होता है। चलो ना मूव टू द नेक्स्ट। सर्वोदय मूवमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि ये हमारा विनोबा भावे राइट आंसर है, जिन्होंने एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट चलाया था 1951 में, उसका नाम पूछ लिया जाता है भूदान मूवमेंट, ठीक है, भूदान मूवमेंट, देख रहे हो, इन 1951 में, ठीक है, रिमेंबर दिस, आपको याद रखना है, समझ गए। सो राइट आंसर क्या हमारा, विनोबा भावे, ठीक है, सर्वोदय मूवमेंट। नाउ अब विच इज कंसिडर्ड एज ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन जो है हमारा ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है कि हमारा मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन जो है ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। ना मूव टू दी नेक्स्ट। रेड फोर्ट, इसमें के बारे में बहुत ज़्यादा हमें चर्चा नहीं करना है, रेड फोर्ट सभी को जानते हैं कि किसने बनाया है, तो शाहजहां ने बनाया है। अच्छा अगर मैं पूछ लूं, बताओ जहांगीर का वाइफ का नाम क्या था, सभी को जानते होगे, नूरजहां। अगर मैं ये पूछ लूं नूरजहां के फादर का नाम क्या था, तो मिर्जा ग्यास बेग। इसको किस चीज का टाइटल मिला था मिर्जा ग्यास बेग को, एतमाद का। देख रहे हो क्वेश्चन, देख रहे हो कहां तक चला गया, आप लोग समझ रहे हो, ये रिलेशन समझ रहे हो क्वेश्चंस का। तो इस तरीके से चीजें कनेक्शन है, ठीक है, इस तरीके से कड़ियां जुड़ रही है। तो बस इतना काफी है, शेर शाह के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया है पीछे, तो बार बार मैं लिखूंगा नहीं, टाइम वेस्ट होगा, ठीक है ना। वसगत आगम, अच्छा इसका आंसर काफी सारे बच्चे जानते होंगे, प्लीज कमेंट करो कमेंट बॉक्स में, मैं देखूं कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो इसका आंसर जान रहे हैं, और जो सबसे पहले इसका आंसर करेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है और काफी कैसे मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, और जो इसका सबसे पहला आंसर करेगा कमेंट बॉक्स में, उसको मेरे तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस पाने का मौका मिलेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं गाइड करूंगा, खुद उसे पर्सनली गाइड करूंगा, ठीक है। मेरे बताने से पहले जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो। तो नाउ वास्को द गामा रीच्ड इन इंडिया इन द ईयर 1498 में। अच्छा ये तो सबको पता होगा, चलो थोड़ा सा क्वेश्चन को और ट्रिकी और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। सबको पता होगा कि वास्को द गामा जो है 1498 में इंडिया आया था, बट अगर मैं ये पूछ लूं कि बताओ सेकेंड टाइम कब आया था, सेकेंड टाइम, फर्स्ट टाइम तो 1498 में आया था, सभी को पता है, हाँ सर, सेकेंड टाइम में कब आया था आप लोग ये बताओ, जिसको पता है। अगर इस क्वेश्चन का आंसर जिसने कमेंट बॉक्स में लिख दिया, उसे मेरे तरफ से बहुत ही सारा कुछ, अपार्ट फ्रॉम गाइडेंस के अलावा भी मैं उसे बहुत ही ज्यादा हेल्प करूंगा, ठीक है, थ्रू आउट द प्रिपरेशन। सो सेकेंड टाइम आया था ये 1502 में, ठीक है, 1502 में आया था। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट। वेयर गौतम बुद्धा अटेंड निर्वाणा। अच्छा निर्वाणा जैसे क्या क्या होता है कि जब वो घर बार छोड़ दिए थे, ठीक है, ये गौतम बुद्ध, तो उसे ज्ञान की प्राप्ति बेसिकली कब हुई थी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी। तो आपको बताना है कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी हमारा ये बोध गया में और बोधि ट्री में, ठीक है, किस ट्री में, यह भी लिख लो, बोधि ट्री, ठीक है, बोधि ट्री। अच्छा अगर यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से और बनेगा कि बताओ गौतम बुद्ध जो है उनका जन्म कहाँ हुआ था, बॉर्न कहाँ हुआ था, तो ये लुम्बिनी में हुआ था, बॉर्न, ठीक है। अच्छा ये बताओ इनका डेथ कहाँ हुआ था, किस जगह पे, तो कुशीनगर में, ठीक है, कुशीनगर में डेथ। देख रहे हो 1 2 3 4 क्वेश्चन यहाँ से बन गए। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट स्लाइड। हु इज द प्रोपाउंडर ऑफ एडवाइटा, ठीक है, एडवाइटा इसमें कुछ नहीं है, सिंपल इसे जान लो, ये पूछा है कि जो एडवाइटा है
इसका प्रोपाउंडर या फाउंडर या फिर जो भी है, इसने किसने इंट्रोड्यूस किया था या किसने प्रोपाउंड किया था। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, ये भी कहीं ना कहीं एक एंसेंट का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है आदि शंकराचार्य। देखो पूरा नाम है आदि शंकराचार्य, राइट आंसर क्या है? शंकराचार्य। ठीक है। सो नाउ एज यू ऑलरेडी आप पीछे देख रहे हो कि योर गेटवे टू जामिया एंड एमयू बीएलबी, जैसा कि अभी हमने आपको लगभग 51 क्वेश्चन हमने अच्छे से एनालाइज करा हिस्ट्री का। सो आप भी 2016 से लेके 2025 तक जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चन आए हुए थे विच इज रिलेटेड टू द इंडियन और वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट, मॉडर्न, मेडिवल, एनी टाइप ऑफ हिस्ट्री, हमने सारा कुछ हर एक क्वेश्चन को अच्छे से तोड़कर अच्छे से ऑपरेशन करा है, अच्छे से रिलेवेंट क्वेश्चन को समझा है। ठीक है, कैसे बना क्वेश्चन, यहाँ से कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बना जा सकता है, कौन सा क्वेश्चन आए जा सकते हैं, हमने बहुत ही अच्छे से समझा। ठीक है, और अगर आपको ये सेशन अगर ये सेशन बहुत ही अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करो और कमेंट में बताओ। ठीक है, कमेंट अपना ओपिनियन बताओ कि सर और ये भी लिख सकते हो कि क्या आप लोग और एक्स्ट्रा चाहिए, क्या डिमांड, आप लोग अपना डिमांड भी बता सकते हो कि सर आप लोग मुझे ये नीड है सर, ये करवा दीजिए। तो बिल्कुल और बिल्कुल वो चीज़ें हम करेंगे। ठीक है, आप लोग जो नीड होगी, आप लोग के लिए ही इतना मेहनत किया जा रहा है। ठीक है, डेली बेसिस पे जो सीरीज ला रहे हैं ये आप लोग के लिए ही है। उसके अलावा मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसा कि आप देख रहे हो हमारा जो सफल बैच 1.0 है हमने लॉन्च कर दिया है एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा ऑफर है आप लोगों के लिए इस रमज़ान के स्पेशल मौके पर, कि इसका जो ओरिजिनल कॉस्ट था 11,999 से लेके यहाँ पर अभी बहुत ही बम्पर डिस्काउंट चल रहा है, जो कि आप लोग देख रहे हो 4,999, मतलब काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल रहा है ये कोर्स। और इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आपको सवाल ये है कि क्यों ज्वाइन करें सर ये कोर्स, क्या इसमें ऐसा मिल जाएगा। तो मैं बताना चाहता हूँ ये कोर्स इतना टारगेटेड कोर्स है, कह सकते हैं इतना अच्छे से सिस्टमैटिक कोर्स है, हर एक चीज़ को बहुत ही सिस्टमैटिक वे में आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तो इसमें देख सकते हो आपको डेली लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस दिया जाएगा, 40+ फुल लेंथ मॉक टेस्ट। किसी भी इंट्रेंस की तैयारी करने के लिए या फिर उसको क्रैक करने के लिए, निकालने के लिए सिर्फ आपके नोट्स या लेक्चर से निकाला नहीं जा सकता, एक्सेप्शंस की अलग बात होती है, बट यू नीड मॉक टेस्ट। जितना मॉक टेस्ट आप लगाओगे प्रोबेबिलिटी उतना बढ़ता है। ठीक है, एग्जाम निकलने के चांसेस जो है अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं ये कह सकता हूं कि मॉक टेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी काइंड ऑफ एंट्रेंस। ठीक है, तो 40+ फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेगा आपको। और सब्जेक्ट वाइज अब देखो 40 फुल लेंथ जो है वो जामिया एमयू आपको दोनों का मिलेगा। ठीक है, अब सब्जेक्ट वाइज मॉड्यूल दिया जाएगा, आप जो पढ़ाया जाएगा आपको यहाँ पर क्लास में जो समझाया जाएगा उसके बेसिस पे आपको सीट दिया जाएगा, मटेरियल्स प्रोवाइड करा जाएगा, जिससे आप प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके अपने प्रिपरेशन को इंप्रूव करोगे। ठीक है, और सेक्शनल टेस्ट भी कराया जाएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके किस सेक्शंस में कम नंबर आ रहे हैं, कौन सा सेक्शन आपका वीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जानना, जिससे आप अपने पर्टिकुलर सेक्शंस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, इंप्रूव कर सकते हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डेली क्विजेस। सर डेली क्विजेस का क्या मतलब है? तो डेली बेसिस पे हर सेक्शन के, वेदर इट इज पॉलिटी, जीएस, लीगल, इंग्लिश, मैथ्स, टोटल कह सकते हैं आपके डेली क्विजेस होंगे हर सेक्शन से। और वो क्विज इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि वहां से हर साल आपका देखा गया है, हमारे जो भी क्विज कराया जाता है हर साल क्वेश्चंस वहां से आते ही आते हैं। ठीक है, और मैं बता दूं यहां पर आप अपना रैंक भी चेक कर सकते हो। डेली क्विजेस का आप जो है जब दोगे तो आपको रैंक मिलेगा, उस रैंक के बेसिस पे आप ज़्यादा कह सकते हैं कि वहाँ कॉम्पिटिटिव माहौल होता है और उस अकॉर्डिंग आप ज़्यादा आपको मजा आएगा, इंटरेस्टिंग वे में आप तैयार करोगे। ठीक है, अब सर ये बैच कैसे ज्वाइन करें सर? तो देख रहे हो आपको यहाँ पर एक स्कैनर है, यू कैन इनरोल योर सेल्फ डायरेक्टली, आप इसको स्कैन करके आप इनरोल कर सकते हो इस बैच में। बहुत ही कह सकते हैं कि अच्छा ऑफर चल रहा है और हमने इसको लॉन्च करा है, तो आप जल्द से जल्द आप इनरोल कर सकते हो। ठीक है, नाउ सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और एक और खुशखबरी आप लोगों के लिए कि जैसा कि मैंने बताया इसका ओरिजिनल जो कॉस्ट था, ओरिजिनल जो प्राइस था 11,999, आफ्टर डिस्काउंटेड 4,999। और सर अपने तरफ से आप बताइए सर क्या खुशखबरी है? तो ये है कि अगर आप ये बैच परचेस करते हो और अगर आप चाहते हो कि आपको मेरा गाइडेंस मिले, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ
जो सीरीज मैंने अभी लाया फर्स्ट सीरीज, ठीक है, जामिया का, वो आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक करो, ठीक है, कमेंट करो और सब्सक्राइब भी कर लो, जिससे मेरा हर वीडियो आप तक जल्दी से जल्द पहुंचे सबसे पहले। और इसीलिए मैं, अगर आप मेरा पर्सनली आपको गाइडेंस चाहते हो, ठीक है, मेरा मेंटरशिप चाहते हो पर्सनली, तो मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हो अल्ताफ 500, जिससे मेरा गाइडेंस आपको मिलेगा। और गाइडेंस ही नहीं, इसके अलावा अगर कोड इस्तेमाल करते हो तो डायरेक्टली आपको 500 आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे भी डिस्काउंट दिया जाएगा, जिससे फाइनल प्राइस जो होता है 4499 ओनली। ठीक है, देखो यहां पर दिखाया हुआ है कैसे अप्लाइड, है ना, अल्ताफ 500। नाउ अब आगे हम बात करेंगे, अब ऐसे भी बच्चे होंगे जिसका प्रिपरेशन चल रहा होगा कहीं और से, या फिर वो सेल्फ प्रिपेयर कर रहे होंगे, ठीक है, जो ऑलरेडी तैयार होंगे, जो रिपीटर्स होंगे, वो कहेंगे सर हमें सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है। डोंट वरी, हम उसके लिए बेहतरीन टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं, जामिया हो, एमयू हो, ठीक है। और अगर कोई दोनों लेना चाहे तो आपके लिए वहां कॉम्बो भी, देखो कॉम्बो भी लाए हुए हैं, 3499 में कॉम्बो है, और ये बेस्ट कॉम्बो है। यहां पे आपको बहुत ही सारा कुछ मिलने वाला है, ठीक है। आपको टेस्ट सीरीज 45 प्लस टेस्ट सीरीज मिलेगा, सेक्शनल टेस्ट 100 प्लस सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, डेली क्विजेज एंड गाइडेंस एंड ऑल, बहुत ही ज्यादा कुछ, ठीक है। और स्पेसिफिक कुछ आता है कि सिर्फ मुझे सर एमयू ही चाहिए, सर मुझे सिर्फ जामिया चाहिए, तो जामिया के लिए आप देख सकते हो 2499 ओनली, एंड आफ्टर डिस्काउंटेड आप देख सकते हो, अगर इसमें भी मैं आगे बताऊंगा, अभी फिलहाल देख लो 1999 ओनली फॉर एमयू बीएलबी, ठीक है। अब आगे देखो, मैं बताना चाहूंगा, जैसा कि मैंने बताया कि मेरा अगर आप कोड अगर मेरा कोड अप्लाई करते हो अल्ताफ 500, तो आपको टेस्ट सीरीज में भी एक्स्ट्रा 500 का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और नाउ फाइनल प्राइस जो है जामिया बीएलबी का 1999 ओनली, और एमयू का जो है 104,999, ठीक है, 1499 ओनली। एंड जो कॉम्बो प्राइस है कॉम्बो का, वो मात्र 2999, जो कि बेस्ट ऑफर चल रहा है ओनली फॉर द लिमिटेड टाइम, ठीक है। रमजान के इस मौके पर आपको ये फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद ये प्राइस बढ़ जाएगा। और यही नहीं, जो मेरा कूपन कोड है ओनली फॉर फर्स्ट 30 स्टूडेंट के लिए ही है, जो पहले 30 स्टूडेंट इनरोल कराएंगे मेरे कोड से, उनको ये एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट कोड विल डिक्लेयर्ड इनवैलिड, ठीक है। अब देखो सर ज्वाइन कैसे करना है टेस्ट सीरीज, तो ये स्कैनर देखो, सेपरेट स्कैनर दिया हुआ सबके लिए, जामिया के लिए, देखो एमयू के लिए, ठीक है, और ये आपका कॉम्बो ऑफर के लिए, ठीक है। आप डायरेक्टली क्या करो, आप यहां से स्कैन कर सकते हो। अदरवाइज इसके अलावा सर क्या ऑप्शन है, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर 8881087182, ठीक है। आप इस नंबर पर डायरेक्टली कांटेक्ट करो फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेरीज। आपको किसी भी तरीके का कोई सवाल पूछना हो, बैचेस के रिगार्डिंग, टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग, ठीक है, आप डायरेक्टली कांटेक्ट करो, और वहां पे आपको अच्छे तरीके से फुली वे में, ठीक है, आपको वहां पर हर एक आपके क्वेरीज का, डाउट्स का आपको वहां पर आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो, जैसे कि हमारा जो है टेलीग्राम ग्रुप भी है, ठीक है, आप देख सकते हो। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी तरीके का आप इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेने के लिए, जैसे कि अभी टेस्ट सीरीज, अभी जैसे कि सीरीज चला रहे हैं हम लोग जामिया भी की और एमयू बीएलबी पीवाईक्यूज का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग देख रहे हो, तो इसका कैसे आप लोग अपडेट पाओगे, जिससे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। एंड आई प्रॉमिस डेली बेसिस पे 3 PM, डेली बेसिस पे 3 PM पर मेरा ये सीरीज डेली आएगा। उसके लिए अपडेट्स के लिए और एनी काइंड ऑफ मतलब इंपॉर्टेंट अपडेट्स, आप डायरेक्टली ज्वाइन कर लो टेलीग्राम ग्रुप। यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल मिलेगा। डायरेक्टली इसको स्कैन करो, ठीक है, स्कैन करने के बाद आप डायरेक्टली ज्वाइन हो जाओ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। अच्छा, अब वन मोर थिंग, अगर ये सेशन अच्छा लगा हो और आप अगर चाह रहे हो कि सर इसका PDF मुझे चाहिए, इसका सर मुझे PDF दे दो, बच्चों का बहुत ही डिमांड होता है PDF का, तो यू कैन डायरेक्टली विजिट आवर वेबसाइट www.ehtasamlaw.com, ठीक है, www.ehtasamlaw.com, वहां पर आप जाओ, ठीक है, विजिट करो। वहां पे आपको डायरेक्टली ये मेरा जो PDF है जो मैंने अभी पढ़ाया, और इसी तरीके से आने वाले हर लेक्चर का PDF आपको वहां डायरेक्टली मिल जाएगा। सो यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर, ठीक है, और आप प्रैक्टिस करो। अच्छा, प्रैक्टिस के लिए देखो, इससे प्रैक्टिस तो कर नहीं पाओगे, आपको अगर प्रैक्टिस करना है, ठीक है, अगर आपको देखना है अपने आप कि आप कितना समझे, कितना क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो, कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, अगर इस चीज को आपको एनालाइज करना है, सो फॉर दैट
आपको डाउनलोड करना पड़ेगा हमारा ऐप। ये देख रहे हो स्कैनर है, अब इस चीज को स्कैन करके आप एहतसाम लॉ का ऐप डायरेक्टली डाउनलोड करो, वहां पे इनरोल करो, ठीक है। और वहां पे आज का जो सेशन है और आने वाले हर सेशन को आप डायरेक्टली वहां पर टेस्ट भी दे सकते हो, ठीक है, एज अ टेस्ट सीरीज के टाइप में। वहां पर इसका जो भी क्वेश्चन मैंने कराया वहां पर आप टेस्ट भी दे सकते हो, जिससे आपको पता चलेगा आज जो मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड आपको कितना समझ में आया और कितना याद हुआ, ठीक है। एंड जैसे हमारा कम्युनिटी ग्रुप भी चलता है व्हाट्सएप का, तो डायरेक्टली आप स्कैनर को आप स्कैन करके हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हो। और जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि एनी काइंड ऑफ क्वारीज डायरेक्टली यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर 8881087182, ठीक है। नाउ आइए अब मैं बात करता हूं अपने अचीवमेंट्स के बारे में, हमारे प्रीवियस बैचेस के अचीवमेंट्स के बारे में। जो काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट के कि सर प्रीवियस बैचेस का क्या रिजल्ट रहा, वो जानना चाहते हैं। तो मैं बता दूं कि 2025 का जो बैच था उसमें हमारा जो रैंक 1 रहा है इन मुस्लिम कैटेगरी, वो सुम्बुल अजीज, आप पीछे देख रहे हो, सुम्बुल अजीज का रैंक 1 रहा है, ठीक है, जामिया बीएलबी में, जामिया बीएलबी में रैंक 1 है, ठीक है। नाउ अब इसका देखो मोहम्मद आवेश एमयू में भी, ठीक है, एमयू बीएलएलबी में मेन सेंटर की बात करूं, मोहम्मद आवेश का रैंक 2 है, ठीक है, इन मुस्लिम कैटेगरी। नाउ अब आप यहां पर देखो जो हमने टोटल सिलेक्शन दिया है, टोटल सिलेक्शन जामिया बीएलबी में वो हमारा 17 है, ठीक है, 17 प्लस सिलेक्शन हमने जामिया में दिया है। और आप देख सकते हो एमयू में जो हमारा टोटल सिलेक्शन है वो 19 है, टोटल सिलेक्शन कितना है हमारा 19 है। और इतना ही नहीं, इसके अलावा जैसे कि मैं बताना चाहता हूं कि जामिया बीएलबी में बहुत जो फॉर्म भरते हैं उसके अलावा भी वो लोग बीए का भी प्रोग्राम, बीए पॉलिटिकल साइंस का भी जो एग्जाम देते हैं। और अगर इन केस कुछ स्टूडेंट का अगर नहीं हो पाता है जामिया बीएलबी में, तो उसका सेम प्रिपरेशन में उसका बीए या बीए प्रोग्राम में या बीए पॉलिटिकल साइंस जैसे कोर्सेज में हो जाता है। और काफी सारे स्टूडेंट का हुआ है, यू कैन डायरेक्टली देखो चेक कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, सारा कुछ लगा हुआ है, आप डायरेक्टली यहाँ पर चेक कर सकते हो। लाइक जुनेरा रहमान, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर इनका दोनों में हुआ था, ठीक है, अलीगढ़ में भी हुआ था, बीए में भी हुआ था। तो आप लोग अच्छे से विजिट करके साइड पे जाके चेक कर सकते हो 1 बाय 1। और जैसे मनु है, मनु में भी हुआ था, ठीक है। तो काफी सारे हमारे एक प्रिपरेशन से लोग जामिया में भी जाते हैं, समझ रहे हो, 17 प्लस सिलेक्शन, एमयू में 19 प्लस सिलेक्शन, तो ये मायने रखता है। और यही नहीं, आप ये देख लो 12 से ज़्यादा सिलेक्शन हुआ है जामिया के अदर कोर्सेज में, तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया, ठीक है। और देखो तो दीज आर दी रिजल्ट्स ऑफ आवर प्रीवियस बैचेस। तो जैसे कि मैंने बताया था कि अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट करें और बताएं, अपना फीडबैक दें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं नेक्स्ट लेक्चर जो लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, ठीक है, वो और ही बेहतरीन तरीके से मैं लेके आऊँगा और अच्छे से एनालाइज करवाऊँगा, ठीक है। और अगर कुछ आपको एड ऑन करवाना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि सर मुझे इस चीज़ का चाहिए, तो डेफिनेटली, ठीक है, वी विल लुक ओवर देयर, सो हम लोग देखेंगे। और सो लास्ट में मैंने बताया था कि मैं बताऊंगा कि हिस्ट्री में कैसे कवर करना है, तो 1 मिनट और रुक जाओ, मैं थोड़ा सा बता दूं कि हिस्ट्री में कैसे आपको चीज़ों को पढ़ना है। लाइक अब समझिए बात को कि मान ले हमें हिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है, हमें हिस्ट्री पढ़ना है, हिस्ट्री मैंने ये लिख दिया हिस्ट्री। आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा हिस्ट्री कितने पार्ट है, ये देखना पड़ेगा एंशिएंट, ठीक है, क्या पढ़े सर, ये हमारा मिडिवल, ठीक है, ये हमारा मिडिवल, ये हमारा मॉडर्न। तो बात ये समझिए कि सर मॉडर्न में क्या पढ़े सर, ठीक है, तो एंशिएंट में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, आप ये समझ लो एंशिएंट में आपको जैनिज्म, ठीक है, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, ठीक है, जैनिज्म और बुद्धिज्म पढ़ना है, और आईवीसी इंदस वैली सिविलाइजेशन, और कुछ अदर डायनेस्टी है, ठीक है, और कुछ अदर डायनेस्टी है। मिडिवल में मुगल पढ़ना है, ठीक है, और दिल्ली सल्तनत पढ़ना है, ठीक है, और दिल्ली सल्तनत पढ़ना है। इसको मैंने अपने बैचेस में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है। मॉडर्न में आप ये समझ लो, आप कम शब्दों में ये समझ लो कि मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ 1885 से लेके 1947 तक पढ़ना है, ठीक है, इन वेरी कंसाइज में बात करूँ तो इस तरीके से आपको कवर करना है, कम समय में चीज़ें कवर करना है, ठीक है। आप ये समझ लो कि मतलब इसको इतने अच्छे से मैंने पढ़ाया हुआ है कि बच्चे ऑलरेडी हिस्ट्री को आप कह सकते हो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट को हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा टफ लगता होगा, बट जब मैंने पढ़ाया और काफ़ी अच्छे फीडबैक आए कि सर आपके पढ़ाने के बाद बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही ईजी तरीके से समझ में आया और
सारी चीज़ें याद हो गए अच्छा एकदम बहुत ही ईजी वे में। तो उस तरीके से मैं बताता हूँ और डेफिनेटली आपको अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अगर अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट जरूर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा अपने किसी फ्रेंड्स को, अगर कोई वो तैयारी कर रहे होंगे तो उसको भी आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं सेम टाइम पे 3 PM, याद रखो, ठीक है, नेक्स्ट डे। चलो ठीक है, थैंक यू।